चलिए, लास्ट टाइम हम फिर ये मेरा इस तरह आता नहीं है वो मैंने आपको ये कहा था कि जब आप डाउनलोड करते हैं ना विजुअल स्टूडियो कोड, तो डाउनलोड करते वक्त आखिरी स्टेप में वो आपसे 4-5 चेक बॉक्सेस देता है, उनको आपने चेक करना होता है, तब ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आता मेरा है। फिर ओपन विद में जाके वहां से करना पड़ता है। हाँ, आप इस तरह का एक दफा उसे अनइंस्टॉल करके दोबारा री इंस्टॉल करें, इंस्टॉलेशन के लास्ट स्टेप पे जो चेक बॉक्सेस आते हैं ना 4 विजार्ड पे ही, उन चेक बॉक्सेस को चेक कर दें, फिर आ जाएगा। ओके, एनीवेज, और बीच में इसकी सेटिंग में भी कहीं होती होगी सेटिंग में, उसका मुझे नहीं आइडिया अभी तक। चलिए जी, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमने लास्ट टाइम ये कहा था जी कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट को हम अभी तक हमने लेट वार और कॉन्स्ट में डिफरेंस नहीं देखा। हमने कहा था जी कि ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज होती हैं, हर प्रॉपर्टी में दो चीजें होती हैं, की यानी प्रॉपर्टी का नेम और प्रॉपर्टी की वैल्यू। प्रॉपर्टी का नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू, नेम वैल्यू, नेम वैल्यू, तो इसको हम कहते हैं नेम वैल्यू पेयर या की वैल्यू पेयर। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, की वैल्यू पेयर या नेम वैल्यू पेयर्स पे मुश्तमिल होती हैं। एनीवेज, सो ऑब्जेक्ट यहां डिस्कस हो गया। अब हम ये देखते हैं कि ये सिर्फ ऑब्जेक्ट जो है ये सिंगल ऑब्जेक्ट है। अब अगर मैं ये कहूं कि ये पर्सन्स हो जाए, मल्टीपल पर्सन्स हो जाए, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन से पर्सन को? यासिर अली को। गॉट इट। अगर हमारे पास मल्टीपल पर्सन्स हो तो क्या करेंगे, कैसे स्टोर करेंगे प्रोग्रामेटिकली उनको? अरे के थ्रू। उस अरे के अंदर क्या होगा? उस अरे के अंदर फंक्शंस होंगे। फंक्शंस क्यों होंगे भाई? मैं मल्टीपल पर्सन्स को रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं। जिस तरह मैंने कहा था एक नंबर को स्टोर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते थे? वेरिएबल। ठीक है, num1 इक्वल्स टू 90। अगर हमारे पास 10 नंबर स्टोर करने हो तो व्हाट इज द बेस्ट वे? अरे यूज करते थे, डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। तो इसी तरह 10 का हम तो 10 वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते थे ना। अरे में रखने का पर्पस क्या था? मैनेज करना आसान होता है, मैनेज करना आसान होता है, सिंपल इज दैट। उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करना आसान होता है। ठीक है, उन पे एट्रिट। अच्छा, इसी तरह मैंने कहा ऑब्जेक्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना हो तो मैंने उसे सिंपल एक ऑब्जेक्ट टाइप के वेरिएबल में सेव कर दिया। ठीक है, ये अगर आप देखें तो इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर हमें मल्टीपल पर्सन्स को रिप्रेजेंट करना हो या मेमोरी में स्टोर करना हो तो क्या करेंगे? अरे करेंगे। उस अरे के एलिमेंट्स क्या होंगे? जैसे मार्क्स को हमने स्टोर किया था ना, 10 स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करने के लिए एक अरे डिक्लेयर की थी, तो अरे के अंदर क्या था? सर अरे के अंदर मार्क्स थे। मार्क्स किस टाइप? नंबर थे ना। तो अगर हम एक पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट, अगर हम पर्सन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, पर्सन्स एस आ गया, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? अरे लूंगा ना। लेकिन इस अरे के अंदर क्या होगा? मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। बात समझ आई नहीं है? यानी ये अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बन जाएगी। मैं दो चीजों को मिला रहा हूं, अरे और ऑब्जेक्ट्स को। तो अगर मेरे पास एक पर्सन है जिसका नाम ये, फॉर एग्जांपल ये, अब अगर मैं आपके सारी क्लास के वो नुमाइंदगी करूं, मैं फिलहाल फंक्शन को छोड़ रहा हूं, बीच में नहीं लिख रहा, जब जरूरत पड़ी तो लिखूंगा। तो मैं क्या करूंगा? दिस इज द रिकॉर्ड ऑफ अ सिंगल पर्सन। ठीक, कॉमा दे के अरे में जो वैल्यू डालते हैं हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यू डालते हैं ना। जैसे देखें, मैंने मार्क्स जब लिखा था, लेट मार्क्स इक्वल्स टू, मैंने लिखा जी 23, 25, तो ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यू लिखते हैं। तो अब ये अरे का एलिमेंट है जो 0th इंडेक्स पे है, ये अरे का दूसरा एलिमेंट है जो फर्स्ट इंडेक्स या फर्स्ट पोजीशन पे है, ये अरे का तीसरा एलिमेंट है जो सेकंड पोजीशन पे। तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट अरे की किस पोजीशन पे? 0th पोजीशन पे। अब है स्टिल अरे, लेकिन मैंने उस अरे में नंबर डालने के बजाय क्या कर दिए? ऑब्जेक्ट्स डाल दिए। आपको मैंने ये कहा था, अगर नहीं कहा था तो अभी देख लें कि अरे कैन हैव एनी डेटा टाइप्स, यानी अरे में मैंने नंबर डाल दिए। अब अगर मैं लेफ्ट एक और अरे लूं जिसमें बहुत सारे नेम्स है मेरे पास स्टूडेंट्स के, तो मैं क्या कर सकता हूं? नेम्स डाल सकता हूं, फॉर एग्जांपल दिस, फॉर एग्जांपल दिस, फॉर एग्जांपल दिस। तो ये किस टाइप की अरे है? स्ट्रिंग टाइप की। ये किस टाइप की अरे है? न्यूमेरिक टाइप की या नंबर टाइप की। ठीक है, इसी तरह ये किस टाइप की अरे है? ऑब्जेक्ट, यानी अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अरे ऑफ स्ट्रिंग, अरे ऑफ नंबर्स, अरे ऑफ कैरेक्टर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मेकिंग सेंस? तो अब मुझे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बेहतरीन तरीका यह है कि मैं उसके लिए क्या इस्तेमाल करूं? अरे इस्तेमाल करूं। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट यहां लिखा, उसके बाद
मेरे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका नाम कुछ भी रख दें, गॉट इट। Yes. तो ये बेसिकली मेरे पास क्या हो गया, Object. ये सेकंड है। एज 58, अल्लाह माफ करे, अभी तो तू बच्चा है यार, तेरा ही अंदाजन, ठीक है। Yes, sir. क्वालिफिकेशन ये है, फोन नंबर, बिल फर्ज कुछ भी है। तो दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्ट। मैरिड स्टेटस, मैरिड तो नहीं है ना, No, sir. तो दिस इज व्हाट, सो दिस इज नाउ अरे ऑफ टू स्टूडेंट्स। Two students. यानी एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन एक ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है ना, फिजिकली जो एग्जिस्ट करती है। कल मैं कहा था ऑब्जेक्ट क्या होती है, एनीथिंग दैट कैन एग्जिस्ट फिजिकली। तो ये मैं एक अरे मेंटेन कर रहा हूं, उस अरे में पहला ऑब्जेक्ट एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर मैं इसको यहां से तीसरा ऑब्जेक्ट करूं तो ये थर्ड है, वट एवर द एज इज, ठीक है, ये भी फॉल्स है। Yes, sir. क्लियर। इसमें अगर मैं अगला स्टूडेंट रिप्रेजेंट करूं, गॉट इट, Yes, sir. ये है, गॉट इट। Yes. अच्छा, ओके जी। तो बेसिकली ये मेरा एक ऑब्जेक्ट, ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट, ये मेरा तीसरा ऑब्जेक्ट, ये मेरा चौथा ऑब्जेक्ट। लेट्स इस ऑब्जेक्ट की कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमारी क्लास के सारे स्टूडेंट पूरे हो जाएं, ठीक है, ताकि हम उस पर जब ऑपरेशन भी परफॉर्म करने में हमारे पास 3-4 ऑब्जेक्ट्स जरूर हो। गॉट इट जी। then we are going to have this like this, like this, like this, then we have this। आप देख रहे हैं कि हर ऑब्जेक्ट अरे में हर एंट्री के बाद कॉमा है। यही तो अरे की डेफिनेशन होती है कि अरे कैन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल आइटम्स। वो अरे के आइटम्स नंबर भी हो सकते हैं, अरे के आइटम्स स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, और अरे के आइटम्स ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो दिस इज एन ऑब्जेक्ट, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट, चौथा ऑब्जेक्ट, पांचवा ऑब्जेक्ट, छठा ऑब्जेक्ट और सातवां ऑब्जेक्ट। दैट्स लाइक दिस। हर ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी इंफॉर्मेशन है। तो ये पूरी की पूरी अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स किससे डिनोट हो रही है, पर्सन। नामों से वाकफियत हो रही है, सिंगुलर क्या कहता है और प्लूरल क्या कहता है, पर्सन है। अब ये पर्सन नहीं है। अब अगर मैं इसको कंसोल करूं, सो व्हाट आई नीड टू डू इज कि मैं यहां पे कंसोल लॉग पर्सन्स करूंगा, तो ये इसका स्ट्रक्चर वैसे ही दिखेगा ब्राउजर के कंसोल पे जैसे हमें नॉर्मल बाकी अरे का दिखता है कि 0th पोजीशन पे एक आइटम पड़ा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पे दूसरा आइटम पड़ा हुआ है, सेकंड पोजीशन पे तीसरा आइटम पड़ा हुआ है, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड इफ आई लुक एट दैट, I can have this array. 7. It consists of 7 elements, and each element in an array itself is an object. अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूं, अरे खुद एक ऑब्जेक्ट था, Yes, sir. उसके अंदर भी मैंने क्या कर दिया, Object. ऑब्जेक्ट रख दिए। 0th पोजीशन पे ये ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पोजीशन पे ये है, सेकंड, थर्ड, सिक्स्थ पोजीशन। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो आई विल बी हैविंग द एंटायर ऑब्जेक्ट एट 0th पोजीशन। Yes, sir. देन इफ आई गो बैक दिस, तो इंटायर ऑब्जेक्ट एट द फर्स्ट पोजीशन, वगैरह वगैरह वगैरह। यहां तक बात समझ आ गई है। अगर मुझे इसमें से किसी एक ऑब्जेक्ट तक पहुंचना हो, यानी ज़ाहिर है ये अरे है, तो अरे के तीसरे ऑब्जेक्ट तक पहुंचना हो, तो ये 0th पे है, ये फर्स्ट पे है और ये 2 पे है। तो मुझे अगर इस अरे के तीसरे ऑब्जेक्ट तक पहुंचना हो तो मैं क्या करूंगा, पर्सन, अरे का नाम, Or इंडेक्स। index number. मेक सेंस। Yes, sir. 0th पहली पोजीशन होती है, फर्स्ट इंडेक्स सेकंड पोजीशन होती है और सेकंड इंडेक्स Third. थर्ड पोजीशन होती है। सो इफ आई गो बैक, तो यहां पे तीसरी पोजीशन पे मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, फराज पड़ा हुआ है। फराज समझ आ गई ना, तीसरी पोजीशन पे तुम पड़े हुए, ठीक है। सो हियर कम्स फराज एट नंबर 3 पोजीशन। Yes, sir. अगर मुझे इस फराज के पूरे ऑब्जेक्ट से लेना देना नहीं है, मैं ये कहता हूं कि अरे के सेकंड इंडेक्स पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसका नाम दे दो मुझे, तो मैं क्या करूंगा, Third. पर्सन्स, अरे का नाम, उसका इंडेक्स और इंडेक्स के बाद उसकी एक प्रॉपर्टी। विच प्रॉपर्टी आई नीड, No. Name. नेम। Yes, sir. मेकिंग सेंस, इट्स क्वाइट वेरी सिंपल। मैंने इसलिए बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया।
तो अब अगर आप इसको कहें तो ये आपको उस पूरे ऑब्जेक्ट से क्या निकाल के देगा? नेम। एंड नॉट ओनली दिस, आप अगर ये देखें तो ये आपको इस ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट मैंने यहां लिखा है, इसकी सारी सजेशन में प्रॉपर्टीज दे रहा है। मैंने कहा था ऑब्जेक्ट में क्या चीजें होंगी? दो ही, प्रॉपर्टीज और methods. तो अब ये देखें, ये यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, बिल्ट इन नहीं है। तो ये क्या चीज लिखा हुआ है? Age. ये एज क्या है? Property. ये क्या है? Property. लुक एट दैट, प्रॉपर्टी 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 प्रॉपर्टी, आगे ये उसके बिल्ट इन। Yes, sir. तो बेसिकली ये मेथड्स और प्रॉपर्टीज का, अगर आप क्लास करेंगे, इसकी क्लास क्या है, तो ये आपको क्लास दे देगा। Yes. मेक सेंस? अब अगर मैं इस पे कुछ भी काम करूं, लेट सपोज मैं यहां पे एक लूप लगा लेता हूं, और लूप पे मैं कहता हूं कि अरे में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? नेम चाहिए। जितने ऑब्जेक्ट्स हैं सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? एज चाहिए, क्लास चाहिए। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप कोई भी, मतलब ये कितना बड़ा काम हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेट सपोज कोई भी आप चीज उठा लें, कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट उठा लें, दराज उठा लें। हमारा बेसिकली अल्टीमेटली कोशिश ये होगी कि हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाए। ई कॉमर्स वेबसाइट पे क्या होता है? लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स को यू मे कंसिडर एज एन अरे। कैसे? इसका टाइटल, इसकी डिस्क्रिप्शन, इसकी प्राइस, इसकी क्वांटिटी एंड स्टॉक, और इसका इमेज यूआरएल। तो ये बेसिकली कैसे बनेगा? अगर मैं इस पर्सन के ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा ऊपर जाके यहां पे ये लिख दूं, लेट प्रोडक्ट्स Product. इक्वल्स टू अरे, और हर अरे में प्रोडक्ट नेम, Product name. अरे की वैल्यू, की में स्पेस नहीं होनी चाहिए, वैल्यू में स्पेस हो सकती है, ठीक है। प्रोडक्ट नेम फॉर एग्जांपल ये है जी मोबाइल, प्रोडक्ट प्राइस या डिस्क्रिप्शन, दैट मे बी सम गुड मोबाइल, प्रोडक्ट प्राइस दैट मे बी लाइक 45. दिस। 100 पे तो आजकल कुछ नहीं मिलता, खान साहब का दौर है माशाल्लाह से। एनीवे, प्राइस हो गया, और क्वांटिटी हो गई, Yes, sir. दैट इज 10 इन स्टॉक, और मॉडल हो गया, दैट्स कैन बी सैमसंग हो गया। ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगर मैं इसको यहां से एक ऑब्जेक्ट कॉमा, और इसके बाद अगर मैं यहां मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रखूं, तो सिंपली ये another mobile or something like that, some another good mobile वगैरह वगैरह। तो ये बेसिकली सारा का सारा, ये जो एक्चुअल हम जब रियल वेबसाइट बनाएंगे उसमें जो डेटाबेस होगा, वो डेटाबेस हमें अरे देगी, और हम सारे के सारे काम किस पे कर रहे होंगे? अरे पे कर रहे होंगे। तो आप आहिस्ता आहिस्ता रियल लाइफ की तरफ आ रहे हैं, जहां से आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। अब आपने इस पूरी अरे को, अभी तो ये प्रोडक्ट्स के लिए मैंने एग्जांपल दी ना, इस तरह जितना भी काम आपने करना है, यहां पे नो एसक्यूएल डेटाबेस हम यूज करेंगे, मोंगोडीबी, उसमें हर काम हम किसके साथ करेंगे? अरेज के साथ ही करेंगे। और अरेज पे क्या होगा? अरेज के अंदर क्या होगा? बेसिकली ऑब्जेक्ट ही होगा। यानी डाटा किस फॉर्म में होगा? ऑब्जेक्ट में होगा। ऑब्जेक्ट में क्यों होगा? बिकॉज ऑब्जेक्ट कैन कंटेन मल्टीपल टाइप्स ऑफ डाटा एट अ टाइम। यानी इस ऑब्जेक्ट में नंबर भी है, स्ट्रिंग भी है, बुलियन भी है, फ्लोट अगर आपने रखना चाहे तो वो भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर मैं इस पर्सन को फॉर एग्जांपल लूप लगा के डिस्प्ले कराना चाहूं, तो दो तीन तरीके हैं। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब मैं इसमें बीच में ES6 को मिक्स करूंगा। आपने लूप लगानी है, तो लूप लगाने के लिए आपके पास सादा तरीन लूप जो आप पढ़ते हैं सारे प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स में, वो है आपकी फॉर लूप। मैंने कहा जी लेट आई इक्वल्स टू 0, क्योंकि पहला इंडेक्स क्या होता है? 0 होता है। आई लेस देन लेंथ ऑफ द अरे, ठीक है। तो मैं पर्सन्स डॉट लेंथ कर रहा हूं और आई प्लस प्लस कर रहा हूं। एंड नाउ मैं क्या करूंगा? यहां पे कंसोल डॉट लॉग, और इस पे मैं करूंगा जी आपका पर्सन्स ऑफ आई। करेक्ट? पर्सन्स ऑफ आई का मतलब फर्स्ट टाइम 0th पर्सन, सेकंड टाइम फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन वगैरह वगैरह। और मैं पर्सन की क्या चीज डिस्प्ले कराना चाहता हूं, मैं डॉट नेम करूंगा, तो इट वुड गिव मी द नेम्स ऑफ ऑल द पर्सन्स
अवेलेबल इन दिस अरे। यानी अब देखिए मैं क्या किया, मैंने पर्सन्स ऑफ जीरो किया था ना पहले, 1 2 0 मैनुअली करके बताया था। तो अब चूंकि लूप में है तो लूप में जो इंडेक्स को मेंटेन कर रही है चीज वो क्या कर रही है, आई। तो मैंने कहा जी पर्सन्स ऑफ जीरो उसका नाम निकालो, फिर सेकंड इटरेशन में पर्सन्स ऑफ 1 उसका नाम निकालो। सो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई विल बी हैविंग इन माय आउटपुट इज कि जितने भी मेरे अरे में नेम थे, यासिर, अशबा, फराज, शाहिद बिन शफीक, उबैद, जाजिब एंड जुनैद फरीद, so all the names of the students that were present in this array have been listed out। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे सिर्फ इसके साथ उनकी एज भी चाहिए तो मैं बाकी काम वही करूंगा, सिर्फ साथ में क्या लिखूंगा, एज। ठीक है, यासिर उसकी एज ही है, अशबा उसकी एज ही है, ये बराबर। अगर मुझे चाहिए कि उस ऑब्जेक्ट के साथ में और क्या चीज चाहिए, क्लास भी चाहिए, सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी राइटिंग इट एज अ क्लास। ठीक है, यासिर एज उसकी क्लास, अशबा एज और उसकी क्लास। बात समझ आ गई? यहां तक बिल्कुल क्लियर है, कोई मसला परेशानी बिल्कुल नहीं है। ठीक है सर, अगर इससे पहले मैसेज प्रिंट करवाना हो, द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज दिस, तो वो उसकी जी बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहां पे देखें ना, मैं यहां पे लिखता हूं जी कि यहां कॉन्कैटिनेशन कर लें जावास्क्रिप्ट में, और यहां तो कॉमा के साथ भी कर सकते हैं, वैसे प्लस के साथ भी कॉन्कैटिनेशन होती है। ठीक है, कंसोल हमें अलाउ करता है कि आप कॉमा के साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी, नेम दिस हो गया, एज दिस हो गया, जस्ट फॉर द कंसिस्टेंसी, एंड देन मैं जानबूझ के बाज जगह सिंगल कोट यूज कर रहा हूं, बाज का डबल, ये बताने के लिए कि स्ट्रिंग कैन बी इनक्लोज्ड इन अ सिंगल कोट एज वेल एज इन अ डबल कोट इन अ जावास्क्रिप्ट। और एक तीसरा तरीका भी है बैकटिक्स में, वो भी बाद में बताऊंगा बैकटिक्स क्या होती है। ठीक है जी, सो दिस इज योर क्वेश्चन जी। नेम दिस, एज दिस, क्लास दिस, फिर नेम दिस, एज दिस, क्लास दिस, नेम दिस, एज दिस एंड क्लास दिस। ठीक है, नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू राइट इट इनसाइड द कंसोल, रादर व्हाट आई कैन डू इज I can use the word document dot write। ठीक है, so let me edit all these at once। document dot write। so if I come back here, ये सारा कुछ आ गया जी। नेम यासिर अली, एज दिस, दिस इज, फॉर्मेटिंग नहीं हुई बिकॉज अभी हम स्टाइलिंग उसकी कर सकते हैं जिस तरह से हम चाहें। तो यहां तक बात क्लियर होगी, किसी को मसला परेशानी तो नहीं यहां तक? अब अगर मैं इसका सॉरी, हाँ नहीं, डॉक्यूमेंट इटसेल्फ ऑब्जेक्ट पहले से प्री डिफाइंड है, डॉक नहीं डिफाइंड। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम लिखेंगे ना, या तो वो पहले से डिफाइन होंगे या हम खुद उन्हें डिफाइन करेंगे। ठीक है, खुद से कोई सजेशन। सर ये जो जावास्क्रिप्ट में एरे यूज होगी, ये स्टैटिक होगी या डायनामिक? डायनामिक, हमने कई साइज में दिया पहले, यस सर। हम आइटम डाली जा रहे हैं, इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि यूजर से वैल्यू लेके अरे में पुश कर दें, पुश कर दें, एक नहीं 600 पुश कर दें, जितनी मर्जी पुश करेंगे डायनामिक होंगी। गॉट इट? सो यहां तक की बात क्लियर है जी सबको? अब हम जी जी जो एक साथ तीन रोज एडिट कर रहे हैं, किस तरह से होता है? अच्छा, ये वैसे इसकी एक्सटेंशन भी होती है। मैं शिफ्ट आल्ट प्रेस करता हूं और कर्सर रख के तो इसको नीचे ड्रैग कर लेता हूं माउस को क्लिक करके। यहां 6 लाइनें होंगी, 10 लाइनें होंगी, वो सारी इस तरह बैक वक्त ऐड, शिफ्ट और आल्ट और माउस की राइट क्लिक की। ओके जी, अब हमने क्या करना है, अब हम थोड़ा सा जरा अपने आप को एनहांस करते हैं। फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मिलती है मुफ्त की। यस सर। हम अब जो लूप करने जा रहे हैं, ये लूप तीन लूप्स हम करने जा रहे हैं, एक फाइंड, एक फिल्टर और एक मैप। ये तीनों की तीनों जावास्क्रिप्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, ये सारी की सारी ES6 में अवेलेबल है आपको। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ग्लिम्स ऑफ ES6, मतलब एक झलक ES6 में बताता हूं, ES6 की एक झलक। ठीक है, ES6 बेसिकली स्टैंड्स फॉर ECMAScript, ECMAScript। ठीक है, ECMAScript और 6 इसका वर्जन है।
ये 2015 और उसके बाद इसके वो 2015 नहीं, ये 2009-10 की बात है, और उसके बाद ES6 प्लस वर्जन आता है। अभी में हमें ES6 7 8 9 10 तक जा चुका है, लेकिन चूंकि ES6 से ये एनहेंसमेंट शुरू हुई है जावास्क्रिप्ट में, ये कोई नई चीज नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट ही है, लेकिन जावास्क्रिप्ट का एक स्टैंडर्ड है जिसका नाम ES6 है। स्टैंडर्ड का क्या मतलब है? जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस हुई है 90s में। 90s, जब 90s या 80s या 70s है ना, तो उसका मतलब ईयर कंफर्म नहीं होता, वो डेकेड की बात हो रही होती है। 90s का मतलब ये कि 1990 से 2000 की दहाई में जावास्क्रिप्ट जो इंट्रोड्यूस हुई है 90s में, गालिबन समवट 1994 या 1995 में या 1993 में, समवट लाइक दैट। 90s में जावास्क्रिप्ट जब हुई तो ये सबसे पहले वो नेटस्केप और सफारी और उस वक्त जो ब्राउजर होते थे उनमें चलती थी। जावास्क्रिप्ट का कोई स्टैंडर्ड नहीं था, यानी जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लिखने का कोई स्टैंडर्ड, जिस प्रोग्रामर को थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट आती वो अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में, अपने तरीके से जावास्क्रिप्ट लिखता था, जावास्क्रिप्ट कोड लिखता था, कोई स्टैंडर्ड यूनिवर्सल नहीं था। तो 2009 में इन्होंने जावास्क्रिप्ट का एक स्टैंडर्ड बना दिया, यानी कुछ स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर दिए कि जावास्क्रिप्ट को कब वैलिड प्रोग्राम या ऑथेंटिक या सही प्रोग्राम लिखते हैं तो ये चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए। उस स्टैंडर्ड को उन्होंने नाम दे दिया क्या? ECMAScript 6, ES6, करेक्ट। और उसके बाद ES6 में हर कुछ अरसे के बाद, हर कुछ दुरानिये के बाद कुछ नए फीचर्स ऐड करते गए। जैसे मिसाल के तौर पे, जैसे मैं बता रहा हूं कि मैप, फिल्टर और फाइंड जो भी हम पढ़ने लगे, अरे के फंक्शन है 3, ये नॉर्मल वनीला JS में अवेलेबल नहीं थे। नॉर्मल जावास्क्रिप्ट को क्या कहते हैं? वनीला JS, वनीला जावास्क्रिप्ट जो हम पढ़ रहे थे अभी तक, वो क्या थी? तो ये नॉर्मल वनीला JS में ये फीचर्स अवेलेबल नहीं थे, कौन से जो अभी पढ़ने लगे। तो ये फीचर्स उन्होंने ऐड किए किसमें? ES6 में। ES6 क्या है? नॉट अ न्यू लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट का एक स्टैंडर्ड है, गॉट इट। फिर जब ES7 आया, यानी कुछ अर्सा ES6 चलते रहे, फीचर वो बड़े महसूस हुए, फिर उन्होंने कहा कि इसमें कुछ नए फीचर्स डाले जाए। फिर उन्होंने एरो फंक्शंस डाले, फैट एरो फंक्शन जिन्हें बोलते हैं, जो हम पढ़ेंगे, जिनकी कल आपने सवाल भी किया था मेरे पास। फिर उन्होंने कुछ नई एनहेंसमेंट डाली, बहुत सारे फीचर्स हैं, उन सारों को तो नहीं, इनफैक्ट लेकिन बहुत सारों को कवर करेंगे जो रिएक्ट में इस्तेमाल होते हैं। खैर, ये ECMAScript 6 में जो फीचर आए और उसके बाद आए, तो जब भी कोई नया फीचर ऐड करते या एक या दो फीचर ऐड करते तो उसको नए वर्जन का नाम दे देते। ES6 आया, फिर उन्होंने कुछ नए फीचर ऐड किए, उन्होंने ES7 का नाम दे दिया, फिर कुछ नए फीचर ऐड किए, उन्होंने ES8 का नाम दे दिया, फिर कुछ नए फीचर ऐड किए, उन्होंने ES9 का नाम दे दिया, ES10 का नाम दे दिया, ठीक है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ बेसिक और द फंडामेंटल, पहला कॉन्सेप्ट ऑफ ES6। अरे पे ट्रेवर्सल करने के लिए हमें 3 फंक्शंस मिलते हैं। सबसे पहला फंक्शन है बेटा persons डॉट मैप, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि जब आप ये, अगर मुझे अभी जस्ट इतनी शक्ल इसकी देख के मुझे बताएं कि ये मैप क्या है। सर इसके अंदर जो हमें नजर आ रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, नहीं, उसको छोड़े, हिंट्स को छोड़े, persons डॉट मैप, इसकी शक्ल देख के बताएं ये क्या है। मैप फंक्शन है, मैप फंक्शन है, एक बात। दूसरी चीज यहां से क्या है, ये फंक्शन सिर्फ किस चीज पे इस्तेमाल होगा? अरे पे, किसी भी अरे पे। अगर नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी है 2 लाइनों में देखें, अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स अप टू 3 आर्ग्यूमेंट्स। अप टू 3 का मतलब क्या है? 1 भी, 2 भी, 3 भी। एक मैंडेटरी है, बाकी 2 ऑप्शनल है, गॉट इट। अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स अप टू 3 आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, कौन सा आर्ग्यूमेंट है उनका हमें परेशान होने की जरूरत नहीं बनता होगा। द मैप मेथड कॉल्स द कॉल बैक फंक्शन 1 टाइम फॉर ईच एलिमेंट इन एन अरे, ठीक है। इसका मतलब ये कि मैप सिंपली इज अ फंक्शन, इज नथिंग एल्स। लेकिन मैं एक चीज को थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, वापस इधर आऊंगा। ES6 से पहले हम थोड़ा सा फंक्शंस का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, बिकॉज अभी जिक्र हुआ कॉल बैक फंक्शन, तो मुझे याद है फंक्शन तो अभी हमने पढ़े ही नहीं, राइट। कॉल बैक फंक्शन तब समझ आएगा जब पहले हम फंक्शन पढ़ेंगे, जस्ट टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। यही वजह है जिसके लिए मैंने डायरेक्ट आपको ES6 या रिएक्ट पे नहीं जंप करवाया, बिकॉज वहां कॉल बैक फंक्शन इस तरह की टर्मिनोलॉजीज यू माइट गेट कंफ्यूज्ड दो। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं जरा थोड़ा सा इस एनवायरनमेंट को क्लीन कर देता हूं ताकि हमें बाकी सारी इरेलेवेंट चीजें जो है हट जाए। ये तो हमारे नोट्स हैं, दे शुड आल्सो बी देयर, दे शुड बी देयर। person.map पर भी हम वापस आते हैं। फर्स्ट लेट अस हैव अ लुक अबाउट
किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन क्यों लिखते हैं, ये फंक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, कोई बता सकते हैं वैसे अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज की बेस पे? नॉर्मली फंक्शन देखे जाते हैं रीयूजेबिलिटी के लिए, किसी भी पीस ऑफ कोड को दैट्स गुड, करेक्ट। एक चीज, फंक्शंस आर रिटन फॉर द रीयूजेबिलिटी, फॉर द पर्पज ऑफ रीयूजेबिलिटी, ठीक है जी। और कोई सजेशन? एक ही है बस। वैसे मेरे जैसे ले मेन सादा से बंदे के लिए आप डेफिनेशन बताएं तो वो बेहतर है ना। अब रीयूजेबिलिटी का मतलब तो एट वंस किसी सादे से बंदे को समझ नहीं आता, पढ़ने से बंदे मतलब एक ही चीज को हम बार-बार रिपीट करते को। वो ठीक है, मतलब उसको सिंप्लीफाई ना करें। रीयूजेबिलिटी का मतलब अंग्रेजी आती है उसमें बंदे को फंक्शंस को क्या कहते हैं? अंग्रेजी को ट्रांसलेट ना करे, सिर्फ बोलता है कि कुछ सादा सी सवाल बता दे फंक्शंस क्या है। हम सब बताएंगे जैसे ना हर साल के बाद हमारा बर्थडे का फंक्शन आता है, अच्छा। इसमें ये भी कुछ नहीं। नहीं, दैट्स नॉट द केस। कॉन्टेक्स्ट जो है वो प्रोग्रामिंग में ही है, लेकिन अल्फाज सिंपल। मैं जरा इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करता हूं, फिर मुझे बताइए कि ये सिंपल है या नहीं। सही नहीं, फंक्शन वो कैप्सूल तो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन हो सकता है, बट फंक्शन क्या है ये देखिए। देर आर मल्टीपल वेज ऑफ राइटिंग प्रोग्राम। अगर आप बहुत बिल्कुल पुराने जमाने की बात करें तो प्रोग्राम्स कैसे लिखे जाते थे, अगर एक प्रोग्राम की 100 लाइन्स है ना, ठीक है, तो ऊपर से नीचे तक पूरी की पूरी 100 लाइन्स एज इट इज लिखी जाती थी। एक प्रोग्राम इतना ह्यूज हो जाता था कि जिसको मेंटेन करना, डिबग करना, रीयूज करना, बहुत ज्यादा मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। अब मिसाल के तौर पे एक प्रोग्राम है 1000 लाइनों का, तो क्या यह तरीका ठीक है कि आप ऊपर से नीचे तक 1000 लाइनें लिखें और उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें? तरीका तो ठीक ही हो सकता है, लेकिन इसमें मसाइल है। मसाइल क्या है कि 1000 लाइन ऑफ कोड में कई टास्क हैं जो रिपीटेटिव है, जो मतलब एक जैसे हैं। गॉट इट? तो बजाय इसके कि हम पूरे इतने, अच्छा एक प्रॉब्लम तो यह है कि उन कोड रिपीट हो रहा है, एक ही जैसा कोड। मैं मिसाल इसकी जो देता हूं, बड़ी लेमन एग्जांपल है, बड़ी रफ सी एग्जांपल है, बट शायद आपकी समझ में, दिमाग में बैठ जाए तो इसके माने फंक्शन समझ आ जाए। आप एक गेम बना रहे हैं और उस गेम में एक कैरेक्टर है जो कि फाइटिंग गेम है, फॉर एग्जाम्पल एक कैरेक्टर है जो पंच मारता है। गॉट इट? अब गेम में पंच फ्रंट साइड में फॉरवर्ड की तरफ भी आता है, बैक की तरफ भी पंच मारा जा सकता है, राइट की तरफ भी मारा जा सकता है और लेफ्ट की तरफ भी पंच मारा जा सकता है। अब मिसाल करें, सपोज करें कि एक पंच मारने के लिए जो प्रोग्रामर ने कोड लिखना है वो 20 लाइनों का है। मैंने एक पंच मारा, तो प्रोग्रामिंग में गेम की बात करो, कैरेक्टर ने एक पंच मारा तो 20 लाइनें। अब अगर वो फॉरवर्ड यानी सिर्फ आगे की तरफ एक वक्त के खेल में 20 दफा पंच मारे, तो एक दफा पंच के लिए कितनी लाइन ऑफ कोड चलेगा? 20। तो 20 दफा पंच मारने में कितनी लाइन ऑफ कोड चलेगा? 400। वो काम तो एक ही कर रहा है, पंच मार रहा है। 400 लाइन ऑफ कोड बेहतर है या 20 लाइन ऑफ कोड बेहतर है? तो हम क्या करेंगे, ये वो काम है जो एक प्रोग्राम में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अब सिर्फ उसने 20 पंच आगे की जगह मारने, 20 राइट की तरफ मारने, 20 लेफ्ट की तरफ मारने, और ये एक गेम में वो हजारों सिंपल से काम में वो हजारों लाइन ऑफ कोड्स एग्जीक्यूट हो रही है। एग्जीक्यूट तो खैर उस केस में भी होंगी, लेकिन हमें लिखनी पड़ रही है मैनुअली, तो हमारे प्रोग्राम का साइज क्या कर देगा? बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगा। बात में आगे नहीं आई। अब एटीएम की मिसाल लें, जरा रियलिस्टिक से एग्जांपल लें। आप डेली बेस पे एटीएम में काउंट कर सकते हैं कितने बंदे जाकर ट्रांजैक्शन करते हैं? ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, इनफैक्ट हंड्रेड्स, मे बी थाउजेंड्स। गॉट इट? तो अगर आपने बैक पे कोई ऐसी लॉजिक लिखी हो, फंक्शनल अप्रोच ना लिखी हो, तो आपने वो कोड लिखा हो हर बंदे के लिए अलग अलग काम करना हो, या इनफैक्ट इट मे ऑल्सो ग्रो वेरी लॉन्ग, तो हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ वेरी लॉन्ग प्रोग्राम, हम उस प्रोग्राम को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे चंक्स में। एक प्रॉब्लम तो ये हुआ था कि हमें बहुत लंबा कोड लिखना पड़ा। दूसरा प्रॉब्लम यह कि अगर किसी एक लाइन में एरर आ जाए, 100 लाइन ऑफ प्रोग्राम में लाइन नंबर 98 पे एरर आ जाए, पूरा प्रोग्राम क्रैश, हमें डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगी। गॉट इट? तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली उस 100 लाइन ऑफ प्रोग्राम को इंटेलिजेंटली छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। वी नॉर्मली स्प्लिट द ह्यूज प्रोग्राम इनटू मल्टीपल सब प्रोग्राम्स, ईच सब प्रोग्राम में बी कॉल्ड एज अ फंक्शन, और हर फंक्शन को शुड परफॉर्म इंडिपेंडेंट टास्क। गॉट इट? अगर मैंने गेम में कैरेक्टर वाली एग्जांपल दूं ना, तो मैंने फॉरवर्ड पंच मारने के लिए एक फंक्शन लिख दिया, राइट पे पंच मारने के लिए एक और फंक्शन लिख दिया, लेफ्ट पे मारने के लिए एक और फंक्शन, और बैक पे मारने के लिए 4 फंक्शंस लिख दिए। अब सपोज करें कि वो 20 दफा फॉरवर्ड पंच मारता है, तो उसको 400 लाइनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, 20 लाइनों का एक कोड चंक लिखकर उसको एक नाम दे देंगे, पंच फॉरवर्ड, एक फंक्शन। अब जब वो 20 मारेगा पंच, तो 20 दफा उस फंक्शन को कॉल कर देंगे,
यानी 20 इंस्ट्रक्शन उस फंक्शन के अंदर मौजूद है और 20 इंस्ट्रक्शन उसकी कॉल की मौजूद है, तो 20 प्लस 20 40 हो गए। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 400 लाइंस वी हैव रिड्यूस्ड इट टू 40। दैट्स क्वाइट ह्यूज बचत। गॉट इट? सो दिस इज व्हाट एक्चुअली सिंपल सादा तरीन डेफिनेशन ये समझे कि वी नॉर्मली राइट या वी नॉर्मली स्प्लिट द ह्यूज प्रोग्राम इनटू मल्टीपल सब प्रोग्राम्स या मल्टीपल फंक्शंस। ईच फंक्शन अल्टीमेटली क्या होता है, सारे फंक्शन मिलके वही प्रोग्राम ही बनाते हैं, बट दैट्स अ बेटर अप्रोच एक्चुअली। एनीवेज, फंक्शन लिखते कैसे है जी? सिंपली आप फंक्शन का कीवर्ड लिखिए और उस फंक्शन के कीवर्ड में फंक्शन का उसके बाद नाम लिखे, पैरेंथेसिस और करली ब्रैकेट्स, ये फंक्शन है मुकम्मल। गॉट इट? ये फंक्शन के हर फंक्शन शुड परफॉर्म एन इंडिपेंडेंट और स्पेसिफिक टास्क। हर फंक्शन को एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना चाहिए या करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा? अभी तक मैं सिर्फ इसको क्या करता हूं, कंसोल लॉग करता हूं, तो ये फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा जी? सिर्फ कंसोल लॉग परफॉर्म करेगा। यानी कंसोल लॉग से मुराद मुझे सिर्फ क्या देगा? एक मैसेज प्रिंट करेगा जब भी ये फंक्शन कॉल होगा। अच्छा, ये जो काम है ना, इसको हम कहते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। यानी हम फंक्शन डिफाइन करने के बाद फंक्शन की बॉडी के अंदर ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि फंक्शन करेगा क्या। इस केस में ये सिर्फ हेलो मैसेज शो करेगा, लेकिन फंक्शन में 1000 लाइनें हो, 100 लाइनें हो या 20 लाइनें हो या 1 लाइन हो, फंक्शन की शक्ल ऐसी होगी। फंक्शन का कीवर्ड पहले, फिर फंक्शन का नाम, फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हम ये बॉडी लिखेंगे। ये फंक्शन तब तक नहीं चलेगा, अभी देखिएगा आपके आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा, जब तक हम इसे कॉल नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिटन दिस फंक्शन एंड इट हैज डन नथिंग। ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, ये चलेगा ही नहीं जब तक हम इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे। तो फंक्शन को कॉल करने का क्या तरीका है? टेस्ट। टेस्ट इज नॉट डिफाइंड। टेस्ट तो है ही नहीं भाई, फंक्शन का नाम तो ऐड है। क्या हो गया? गॉट इट? हेलो, एक सवाल मेरा यार, C++ में आपको पता है कि आप ये चीज मैटर करती है C++ में। आप अगर फंक्शन कॉल पहले कर रहे हैं, फंक्शन डिफाइन बाद में है, तो क्या चलेगा? यानी मैं मिसाल देता हूं कि C++ में आपने मेन का फंक्शन है, एंट्री पॉइंट होता है, आपने फंक्शन कॉल कर लिया मेन के अंदर और डिफाइन किया बाद में, नहीं चलेगा ना? ये चल रहा है ना? यहां ये प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे मैं एक वर्ड छोड़ के जा रहा हूं जिसका मैं कभी बाद में फ्यूचर में कभी जिक्र करूंगा, या इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए वो वर्ड है होइस्टिंग। HOIS, होइस्ट। होइस्ट का मतलब क्या होता है? President of Pakistan hoisted the flag on the occasion of 23rd March. hoist करने का मतलब बुलंद करना, ऊपर करना किसी चीज को। hoisting the flag, flag hoisting ceremony कभी सुना आपने? मैं थोड़ा गौर भी किया करेंगे ना, आप खाली देखते ही होंगे, पता चीजों को देखने का बड़ा शौक है आपको। सारी चीजें देखने वाली नहीं होती, कुछ सुनने और पढ़ने वाली होती है, ठीक है? सो hoist, lift, raise something by means of ropes and pulleys. किसी चीज को रस्सी से पकड़ के ऊपर खींचना या बुलंदी की तरफ लेके जाना। थोड़ी अंग्रेजी का भी कोर्स हो जाएगा। कल मैंने 2-3 वर्ड बताए थे, म्यूटेशन या म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी, आज भी होइस्टिंग है। खैर, ये जो चीज है कि फंक्शन को आप डिफाइन बाद में करें, कॉल पहले करें, या कॉल पहले करें डिफाइन बाद में करें, सेम फॉर द वेरिएबल्स। वेरिएबल को डिफाइन या डिक्लेयर बाद में करें, यूज पहले करें, फिर भी वो इस्तेमाल होगा। ऐसा मुमकिन है C++ में वेरिएबल को पहले यूज कर ले बाद में डिक्लेयर करें? यहां मुमकिन है, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ होइस्टिंग। गॉट इट? तो आपसे कोई पूछे कि जावास्क्रिप्ट में होइस्टिंग क्या होती है, तो आप उनको फिलहाल ये बता सकते हैं जब तक हम बाकी। अच्छा, एनीवेज, यहां ये ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप सिर्फ फंक्शन को डिफाइन करें, और उस फंक्शन वो चलेगा कब? जब उसको कॉल करेंगे, जहां मर्जी उसको कॉल करें। ठीक है, कोई बात? सो लेट मी ऐड
दिस कॉन्सेप्ट इन टू द नोट्स एज वेल, ताकि आपके साथ साथ इंटरव्यूज भी तैयार होते रहे ना। सो नाउ ये तो सिंपल फंक्शन है जी, आप जितने मर्जी फंक्शन, अच्छा इसको, इसकी रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो जाजिब साहब ने बोला था ना, वो ये है कि आप इस फंक्शन को एक दफा लिखें, उसको बार बार कॉल करें, दैट द सेम फंक्शन इज बीइंग रीयूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन। अभी तक तो आपको कहेंगे यार ਇਹਦਾ मकसद को समझ नहीं आया, फायदा समझ नहीं आया, वो भी समझ आ जाएगा, टेंशन न लें। बट अगर मैं इसको 3 दफा कॉल करूंगा तो ये फंक्शन 3 दफा कॉल हो जाएगा। Yes, sir. Instead, in fact, I have written the hello world, yeah, hello only once, but I have called that function in which I have written it thrice. So that's why it has given me the output 3 times on the display. अब normally functions can take parameters, yeah, function can be passed as, yeah, parameters can be passed into the functions. Yes, sir. ये जो जब फंक्शन को हम कॉल करते हैं ना, अच्छा पहले मैं इसको रिवर्स फ्लो में समझाता हूं। जब आप फंक्शन डिफाइन करते हैं तो फंक्शन की टाइप्स हो सकती हैं। कुछ फंक्शंस हैं दैट टेक नो पैरामीटर। पैरामीटर है जी। अच्छा पैरामीटर क्या चीज है? 2 लफ्ज है जिनके बारे में कल मैंने आपको समझाया था, आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स। ये नॉर्मली इंटरचेंजेबली लोग यूज करते हैं, इनमें एक जरा सा डेलिकेट सा फर्क है, फर्क ना भी करें तो आप, अगर मैं इस फंक्शन को फर्दर जेनेरिक बनाना चाहता हूं, लेट्स सपोज मैं एक काम करता हूं, मैंने इस फंक्शन में लिखा let a equals to 90, let b equals to 10 और console dot log a plus b। जरा गौर से सुनिएगा बेटा, what this function will do, ये फंक्शन 2 नंबर्स को क्या करेगा? ऐड करेगा। दैट्स क्वाइट वेरी गुड थिंग। मैं इसकी रीयूजेबिलिटी करता हूं, 4 दफा कॉल किया तो क्या रहेगा? 4 दफा ऐड करो। मकसद ही समझ, फायदा नहीं है। इस रीयूजेबिलिटी का फायदा क्या है? जब भी कॉल करो सेम आउटपुट। भाई जब भी आप पंच मारेंगे तो आउटपुट सेम होगा? इट विल बी डिफरेंट ना। तो वी नीड टू मेक दिस फंक्शन जेनेरिक, यानी एक ही फंक्शन हो लेकिन जब इसको कॉल करें तो ये डिफरेंट पर्पस सर्व करे। अब मिसाल देता हूं कि वो पंच मारता है ये, तो मुझे 4 फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। मजा तो तब है कि फंक्शन एक ही हो, फ्रंट पंच मारे तो तब वो फ्रंट के लिए काम करे, राइट पे मारे तो राइट के लिए काम करे, लेफ्ट पे मारे तो लेफ्ट के लिए काम करे, बैक पे मारे तो बैक के लिए काम करे। फंक्शन एक ही हो, पंच। फिर हमें पता कैसे चलेगा पंच इन विच डायरेक्शन? दैट इज व्हाट पैरामीटर्स कम्स इनटू प्ले, कि हम यहां पे, अब ये देखें, पहले में पंच की तरफ बाद में होगा। इस फंक्शन में फंक्शन को 4 दफा कॉल कर रहा हूं, चारों दफा क्या दे रहा है? आउटपुट सेम दे रहा है। इसका कोई खास मीनिंग मुझे समझ नहीं आया। तो मैं क्या करता हूं, मैं बजाय इसके कि यहां पे आके वैल्यू डिफाइन करूं, व्हाट आई डू इज कि जब मैं फंक्शन को कॉल करूं तो मैं यहां पे वैल्यू पास कर दूं 1456। ये यानी ऐड फंक्शन कॉल करो और ये 2 वैल्यूज ऐड करो जो मैंने दी है। सर हर दफा वैल्यू डिमांड करेगा फिर ये फंक्शन हर टाइम? ऑब्वियसली फंक्शन भी डिमांड करेगा, अभी उसकी तरफ बाद में आते हैं, फंक्शन को कैसे डिमांड करवानी है। इसका मतलब ये है कि जब मैं ऐड को कॉल कर रहा हूं तो साथ 2 वैल्यूज देके भेज रहा हूं कि यार इन 2 वैल्यूज को ऐड करना है। तो जब फंक्शन को कॉल करें और कॉल करते वक्त साथ में अपना इनपुट दे, उसको हम कहते हैं पैरामीटर्स। वी आर पासिंग पैरामीटर्स टू द फंक्शंस। व्हाट वी आर डूइंग, अगर तो फॉर एग्जांपल पैरामीटर्स की जरूरत नहीं है, इफ यू डोंट हैव एनी जेनेरिक फंक्शन, you want to perform some specific operation, then you don't need any parameter. But if you want to make it generic, हम generic बना रहे हैं, जब भी ऐड को कॉल करें जो नंबर हम दें वो उनको ऐड करें। तो हम इस केस में क्या कहते हैं, ये क्या है? पैरामीटर्स पास कर रहे हैं फंक्शन को। अच्छा जब हम फंक्शन को पैरामीटर पास करेंगे, अभी ये कुछ नहीं करेगा, देखिएगा मैं पैरामीटर पास कर रहा हूं बट स्टिल इट इज डूइंग नथिंग, बट रादर इट इज गिविंग मी एन एरर। क्या कह रहा है? A is not defined. Which A is talking about? Probably line number 40, 25? लाइन नंबर 40 में वो कह रहा है ये A डिफाइंड ही नहीं है। ठीक, जब हम फंक्शन में पैरामीटर पास करते हैं, फंक्शन को जब कॉल की जाती है तो फंक्शन का कंट्रोल, जिस लाइन से फंक्शन कॉल होता है वहां से उठ के ये कहलाता है कॉलर,
ये जगह क्या है जहां से फंक्शन कॉल हो रहा है, और जिस फंक्शन को कॉल जा रही है वो क्या कहलाता है? कॉली, काली, काली कॉली, जिसको कॉल की जा रही है। गॉट इट? अब मैंने ये कहा कि यार ये 14 और 56 को ले जाओ और इनको ऐड करो। जब भी कॉलर कोई पैरामीटर पास करेगा तो कॉली उन पैरामीटर्स को रिसीव करेगा। कॉली क्या करेगा? कैसे रिसीव करेगा? सर वो फंक्शन के थ्रू रिसीव करके रखेगा कहां पे? वेरिएबल्स। मतलब हमारे पास डाटा कंटेन करने के लिए, डाटा होल्ड करने के लिए एक ही कॉन्सेप्ट है, वेरिएबल्स, एक नहीं मल्टीपल है, वेरिएबल्स, अरेज या ऑब्जेक्ट्स या समथिंग लाइक दैट। तो सिंपल, अभी ये नंबर है, ये भी नंबर है, तो यहां पे कॉली, जहां पे फंक्शन डिफाइन हो रहा है वहां पे मुझे दो वेरिएबल्स देने हैं, ए बी। इन वेरिएबल्स का नाम कुछ भी दे सकते हैं, आप अपनी चॉइस का दे सकते हैं, व्हाटसोएवर, डजंट माइंड। तो अब ये जो पहली वैल्यू होगी ये उठ के कॉपी हो जाएगी किधर? ए में, और ये दूसरी वैल्यू होगी उठ के कॉपी होगी किधर? बी में। और ये ए और बी अब इधर कंसोल में अवेलेबल हो जाएंगी, जो पहले से कह रहा था कि ए इज नॉट डिफाइंड। इफ आई नाउ गो टू दिस एंड क्लिक ऑन दैट, आई एम हैविंग 70। अब आगे एन क्या दिया उसने? नॉट अ नंबर, में नंबर पास ही नहीं कर रहा। गॉट इट? अब फंक्शन जेनेरिक बन चुका, एक ही फंक्शन है ऐड, पर्पस डिफरेंट है, काम डिफरेंट है, हुई ना रीयूजेबिलिटी। अब समझ आया एसेंस ऑफ रीयूजेबिलिटी, क्योंकि फंक्शन नाम एक ही है और वो काम भी एक ही कर रहा है, बट फॉर द डिफरेंट सेट ऑफ इनपुट्स पे कर रहा है। सो आई एम कॉलिंग द सेम फंक्शन टू परफॉर्म द ऑपरेशन। सारे फंक्शन ऐड ही हैं। अब जो मैं आपको कह रहा हूं ना पंच का, लेट्स अज्यूम, सपोज मैंने एक फंक्शन लिखा पंच और कंसोल डॉट लॉग पंच। इस फंक्शन को अगर मैं कॉल करूं, इसका कोई पर्पस है? कॉल हुआ तो पंच, दोबारा कॉल हुआ फिर भी पंच, दोबारा कॉल हुआ फिर भी पंच, जब भी, अच्छा दोबारा कॉल कर लेते हैं, 4 दफा कॉल हुआ तो चारों की चारों दफा पंच। क्या पता केड़ा पंच, अगे पीछे सजे खबे, कोई पता नहीं। हाउ कैन वी डिफाइन इट? हाउ कैन वी मेक दिस फंक्शन जेनेरिक सो दैट इट कैन हैंडल ऑल द डिफरेंट रिक्वेस्ट, पंचिंग फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइटवर्ड्स, लेफ्टवर्ड्स। कैसे? यहां पे एक स्ट्रिंग पास कर दे, फ्रंट, बैक, राइट। एक ही फंक्शन कॉल हो रहा है पंच। नहीं बिल्ट इन किधर है भाई, ये खुद डिफाइन किया, ये देखें, जैसे ऐड खुद नहीं डिफाइन किया। समझ आ गई बात? पहले मैंने कहा जी पंच मैंने फंक्शन बनाया किस लिए? मैं सपोज गेम लिख रहा हूं, तो पंच किसके लिए? फॉरवर्ड के लिए। तो अगर मैं ये फ्रंट बैक ना लिखता बीच में, तो ये सारे पंच का पर्पस सेम ही होता। अब क्या करेगा? अब जब पंच कॉल होगा तो साथ में ये बताएगा यार ये पंच किस तरफ वाला है, तो ये उसको रिसीव करेगा। इधर पी कोई भी वेरिएबल लिख ले, जब मैंने कहा ना जब आप फंक्शन में पैरामीटर पास करें, यहां पैरामीटर पास करें थे क्या? स्ट्रिंग, सॉरी नंबर, 2 नंबर न्यूमेरिक पैरामीटर पास हो रहे थे। यहां क्या पैरामीटर पास हो रहा है? एक ही पैरामीटर पास हो रहा है जिसकी टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग है बेटा, डबल कोट्स में, सिंगल कोट्स में। और ये रिसीव किधर हो रहा है? पी में। और यहां पे आप जाके लिख दें जी पी। अब जरा पहली कॉल पे देखें, पंच लगा किधर? बन गया ना जेनेरिक फंक्शन। दूसरी कॉल पे किधर लगा? यानी अब चारों साइड पे जिधर मर्जी पंच मारे, फंक्शन एक ही कॉल होगा, सिर्फ उसमें पैरामीटर हम डिफरेंट भेज देंगे। मेकिंग सेंस? एटीएम की मिसाल दी थी मैंने।
सैकड़ों लोग लॉगिन होते हैं ना। यस सर। इसका मतलब यह है कि जब मैं लॉगिन फंक्शन को कॉल करूंगा तो कितने पैरामीटर भेजूंगा? अनलिमिटेड भी हो सकते हैं। लॉगिन होने के लिए क्या चीज चाहिए आपको? लॉगिन होने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड। तो कितने पैरामीटर भेजूंगा? दो। मतलब आपने किसी भी सिस्टम में लॉगिन होना है, फेसबुक की बात ले ले, जीमेल की बात ले ले, तो कितने पैरामीटर होने चाहिए? दो ही होने चाहिए ना। तो पीछे क्या लिखा होगा? एक ही फंक्शन। दुनिया में हजारों लोग लॉगिन करते हैं फेसबुक के ऊपर, फंक्शन एक ही चलता है। कौन सा? यूजर नेम और पासवर्ड। लॉगिन का फंक्शन चलता है, और उसमें वो क्या पैरामीटर देता है? रजिस्टर करते वक्त हजारों लोग फेसबुक में डेली साइन अप होते हैं, फंक्शन एक ही चलेगा। कौन सा? रजिस्टर। चेंज क्या चीज होगी? पैरामीटर्स। समझ आई बात? ही नहीं। फंक्शन का एसेंस और इसके पैरामीटर्स की क्या इंपॉर्टेंस है? अब जैसे ही देखिए, मैं इसको दो चीजें पास कर रहा हूं, यूजर में पास कर रहा हूं फॉर एग्जांपल दिस, और पासवर्ड पास कर रहा हूं फॉर एग्जांपल। ये हर बंदा जब भी कॉल करेगा अपना अपना यूजर नेम पासवर्ड देगा। जो बैक पे फंक्शन डिफाइन हुआ होगा यूजर पास, वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, ये मैंने आपको बार बार कहा है। और यहां पे जाके देखें कंसोल लॉग पे, ये एज इट इज हेलो यूजर। मेक सेंस? पासवर्ड तो डिस्प्ले नहीं कराते ना पब्लिकली, पासवर्ड तो बैकएंड भी होता है। यहां तक बात क्लियर होगी? अब मैं जब इसको कॉल करूंगा, लेट मी क्लोज दिस वन, लेट मी क्लोज दिस वन एंड मेक कीप इट वन। अब जब लॉगिन कॉल होगा तो लॉगिन कॉल करते वक्त, यानी रियल टाइम पे, तो हम ये करेंगे कि हम बटन प्रेस करेंगे और बटन के प्रेस पे ये फंक्शन कॉल करवाएंगे। अभी हम बटन बनाया नहीं है, बटन की प्रेस वाली लॉजिक को इंप्लीमेंट नहीं किया। सो नाउ इफ आई गो बैक, हेलो एसडीआर यासिर। अब दूसरा बंदा आया, उसने लॉगिन किया, फंक्शन सेम है, इसको बता रहा है हेलो एसडीआर यासिर, अगले को बता रहा है हेलो जुनेद। हजारों लोग कॉल करेंगे, फंक्शन विल रिमेन सेम। कैसे? यहां भी वाला बात करें। अच्छा, बेसिकली ये तो हम अभी यहां पे लिख रहे हैं ना, ये एक दफा लिखा जाता है और इसको बटन के क्लिक पे कॉल किया जाता है, एक दफा कॉल किया जाता है, यानी कोडिंग में कॉल एक ही दफा हो रहा है। हमारे पास चूंकि बटन नहीं है ना, तो हम बार बार इसको लिख के चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। गॉट इट? यहां तक कोई मसला मसाइल तो नहीं है अभी। सिर्फ एक बात याद रखनी है आपने, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन के पैरामीटर्स। अब मैं आपको आर्ग्यूमेंट्स बताता हूं। जहां से फंक्शन कॉल हो रहा होता है ना, तो कॉल करते वक्त जो हम वैल्यूज देते हैं, इनको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। यही चीज जहां रिसीव हो रही होती है, वहां इनको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। दैट्स इट। इसका दूसरा नाम भी है, जहां से कॉल कर रहे होते हैं उनको कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स, जहां वो रिसीव हो रहे होते हैं वहां उन्हें कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। तो एक्चुअल पैरामीटर्स आर नॉर्मली कॉल्ड पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स। सर जहां जहां पैरामीटर रिसीव होते हैं, आर्गुमेंट्स मतलब जहां जहां पैरामीटर रिसीव होते हैं बिल्कुल। लेकिन आप दोनों को पैरामीटर्स क्या है, ये पैरामीटर रिसीव हो रहे हैं और ये पैरामीटर पास हो रहे हैं, तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं। पैरामीटर्स क्यों होते हैं, कहां होते हैं, कब होते हैं, कैसे होते हैं? अच्छा जी, अब जरा एक और काम देखें फंक्शन के हवाले से। मैंने कहा था डेफिनेशन में कि फंक्शन शुड परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एंड फंक्शन इज सपोज टू परफॉर्म अ सिंगल टास्क। अगर फंक्शन लॉगिन करता है तो सिर्फ क्या करना चाहिए? लॉगिन करना चाहिए, और कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर फंक्शन रजिस्टर करता है तो सिर्फ क्या करना चाहिए? अगर फंक्शन मुक्का मारना है तो उसको क्या करना चाहिए? मुक्का ही मारना चाहिए, बाकी कुछ नहीं करना चाहिए। अभी हमारे फंक्शन एक काम नहीं कर रहा, दो काम कर रहे हैं। फंक्शन एक काम कर रहा है कैलकुलेशन a प्लस बी की, और दूसरा काम कर रहा है डिस्प्ले करना वैल्यू को। अब ये फंक्शन जेनेरिक नहीं है अभी भी। क्यों? हर बंदे की ये डिमांड नहीं है कि a प्लस बी को ऐड करके डिस्प्ले कराओ। हो सकता है कोई बंदा a प्लस बी ऐड करके किसी तीसरे एक्सप्रेशन में यूज करना चाहे,
तो फिर जेनेरिक तो ना हुआ ना। भाई मैं कहता हूं a प्लस बी को ऐड कर दो, आप कहते हो नहीं ऐड कर दो, लेकिन मैं कहता हूं ऐड करो, ऐड करके डिस्प्ले करा दो, आप कहते हो नहीं ऐड कर दो डिस्प्ले ना कराओ। तीसरा बंदा उसकी अपनी प्रेफरेंस हो सकती है। तो फंक्शन इज नॉट, दिस फंक्शन इज नॉट अ जेनेरिक। मैं फंक्शन जेनेरिक कब होगा? जब फंक्शन में आप कोई भी चीज कैलकुलेट करवाएं तो उसे रिटर्न कर दें, इंस्टेड ऑफ आउटपुटिंग इट। इसको कहते हैं यार तुम कुछ ना करो, तुम सिर्फ कैलकुलेट करके रिजल्ट मुझे दे दो, आगे मेरी मर्जी जो मर्जी करो इसके साथ। ये फंक्शन दो काम कर रहे हैं बेटा, ये वाला। कौन से दो काम कर रहे हैं? इट इज कैलकुलेटिंग द रिजल्ट, ए प्लस बी को कैलकुलेट कर रहे हैं, कंप्यूट कर रहे हैं, और कंप्यूट करने के बाद उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। कंप्यूट करना अलग जॉब है, डिस्प्ले करना अलग जॉब है। तो दो काम हुए ना एक फंक्शन में। तो मैंने कहा दो काम नहीं करो, तुम मुझे कंप्यूट करके वापस दे दो रिजल्ट, आगे डिस्प्ले कराना है उसको किसी और एक्सप्रेशन के साथ यूज करना है, एबीसी करना है, जो करना है वो मैं खुद करूंगा, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। यू हैव नथिंग टू डू विद इट। सो व्हाट कैन इट डू इज रिटर्न ए प्लस बी। व्हाट इट इज डूइंग, मैं कहता हूं यार मैंने तुम्हें 2 नंबर दिए, तुम ऐड करके मुझे वापस दे दो बस। तो अब आउटपुट में तो कुछ भी नहीं आएगा, अब आउटपुट में कुछ नहीं आएगा। लेट्स सी, तो फिर आउटपुट कैसे कराएंगे? डॉक्यूमेंट ये फंक्शन क्या करेगा, ए बी दो पैरामीटर्स यहां से पास हो, इसने रिसीव किए, दोनों को ऐड किया, रिटर्न कर दिया। रिटर्न का मतलब क्या है कि जहां से कॉल हुआ वापस चले जाओ वहां पे, यहां आ जाएगा वापस। और ये जो ए और बी का सम है ना, वो ये पूरा फंक्शन कॉल एक वेरिएबल बन जाएगा, यानी इसको मैं कंसोल लॉग करवा सकता हूं। मेक सेंस? अब जरा गौर से सुनिएगा, इसमें कैसे डिफरेंशिएट करूंगा उसमें और इसमें। अभी तक काम सेम ही हो रहा है कि चाहे मैं कंसोल फंक्शन के अंदर कराऊं या कंसोल फंक्शन से बाहर कराऊं, अभी तक आपको एक ही काम लगा। लेकिन बिलफर्ज एक बंदे ने फंक्शन कॉल की और उसने कहा जी इसको मैंने डिस्प्ले कराना है, तो फंक्शन ने क्या किया, फंक्शन ने कहा जी मैं रिजल्ट वापस दे रहा हूं, अब जो मर्जी करो। दूसरा बंदा कहता है नहीं मैंने इस फंक्शन को सिर्फ डिस्प्ले नहीं कराना, मैंने इस ऐड के फंक्शन में फॉर एग्जांपल ऐड के फंक्शन में मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। गॉट इट? तो क्या किया इसने, ऐड में 2 पैरामीटर पास किए, ये 2 ऐड हुए, ऐड होकर रिजल्ट रिटर्न हुआ, इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 2 किया मैंने। तो अब मैं कंसोल करा रहा हूं, ये बतौर वेरिएबल काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन को कॉल किया, ये इतना जेनेरिक है कि हर पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा, ये हर जगह फिट हो सकता है, हर दीवार में फिट हो सकता है। सॉरी, ये तो अंग्रेजी का लफ्ज है। जेनेरिक का मतलब ये है कि सर जेनेरिक जिसमें एक बात है लॉजिक है, तो वह लॉजिक नहीं, मैं वैसे जेनेरिक की बहुत सारे डेफिनेशन मेरे जेल में को बड़ी ज्यादा सी जुबान में समझाना चाह रहा हूं ताकि भाई साहब को दोबारा मेरी जिंदगी में सवाल ना करें किसी जेनेरिक, ये बहुत कॉमन वर्ड है प्रोग्रामिंग में। ये इस दीवार में ईंटें लगी हुई है, अब हर ईंट का एक ही साइज है, हर ईंट का एक ही डायमेंशन, एक ही स्टाइल है, लेकिन इस कॉर्नर पे आ जाए, थोड़ी सी कोन है, थोड़ा सा एक पाइप लगा हुआ है, अब आपने उस पाइप के लिए जगह छोड़नी है, तो आप उस एक पर्टिकुलर ईंट में या तो सुराख करेंगे या फिर थोड़ा सा काटेंगे। ये ईंट स्पेसिफिक है, जो एक है, जो सिर्फ एक खास पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है। ओवरऑल पूरी दीवार में सारी ईंटें हैं जेनेरिक। नहीं, हाँ, जिसका एक खास स्पेसिफिक बिहेवियर। अब फॉर एग्जांपल देख लेना, मैं जेनेरिक यहां से देख ले, जब ये फंक्शन कंसोल कर रहा था तो अब ये स्पेसिफिक काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। स्पेसिफिक काम के लिए जब भी इसको आउटपुट देंगे, इनपुट देंगे, ये उसको प्रोसेस करके डिस्प्ले करेगा। तो हर बंदे की ये रिक्वायरमेंट तो नहीं होती कि प्रोसेस करो डिस्प्ले करो, प्रोसेस करो डिस्प्ले करो, प्रोसेस करो डिस्प्ले करो। ये जेनेरिक तो नहीं है ना, ये तो किसी एक स्पेसिफिक बंदे की जरूरत हो सकती है कि यार अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं यार कि आप
कुछ भी ना करो, जनरल पर्पज रहो कि जब भी तुम्हें कॉल करे, जो बंदा भी कॉल करे, तुम एक ही रिजल्ट दो, क्या? ए बी का एडिशन। तो ये क्या हुआ? जनरल पर्पज हुआ ना। तो जब हम साथ में कहते हैं कि यार डिस्प्ले अपना कैलकुलेट करो और साथ आउटपुट भी डिस्प्ले करा दो, तो ये क्या हुआ? ये तो एक स्पेसिफिक पर्पज हुई। किसी एक बंदे की जरूरत हो सकती है, हर बंदे की जरूरत। क्लियर होगी बात? अब जरा इसको जेनेरिक बनाते हैं, फिर आपको शायद समझ आ जाए। आखिरी एग्जांपल, बाकी इस फंक्शन से बाहर निकलते हैं, कॉल बैक की तरफ आते हैं। मेरे पास एक लॉगिन का फंक्शन है, मैंने अब ये एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि जो बंदा लॉगिन हो उसको शो करो हेलो और उसका यूजर नेम शो कर दो। जनरल पर्पस फंक्शन ये नहीं है। जनरल पर्पस क्या होगा कि यार जब भी कोई यूजर अपना यूजर नेम और पासवर्ड दो, तो सिर्फ मुझे ये बताओ कि इसका यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिक है या नहीं, दुरुस्त है या नहीं। आगे दुरुस्त है तो मैंने क्या करना है, नहीं दुरुस्त तो मैंने क्या करना है, ये मैं बताऊंगा उसको। फंक्शन में मुझे सिर्फ ये बताना है कि क्या ये यूजर नेम दुरुस्त है या नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जब भी मैं फंक्शन कॉल करूं, यूजर नेम और पासवर्ड ले और ये चेक करे। फॉर एग्जांपल मेरे डेटाबेस में यूजर नेम और पासवर्ड सेव है, तो मैं ये चेक करता हूं कि इफ यूजर इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल डेटाबेस में मेरा यूजर सेव है ये यासिर एंड पास इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। बिल फर्ज मेरे डेटाबेस में ये यूजर नेम और ये पासवर्ड सेव है। तो जो यूजर ने जब फंक्शन को कॉल किया तो उसने यूजर नेम ये दिया, पासवर्ड ये दिया, जो कि गलत है। ठीक, तो मैं इस फंक्शन को जेनेरिक बना के कहना चाह रहा हूं कि अगर यूजर नेम और पासवर्ड सही हो तो मुझे क्या रिटर्न करो, ट्रू, अदरवाइज क्या रिटर्न करो। यानी मुझे सिर्फ ये बताओ कि यूजर ऑथेंटिक है या नहीं है। आगे चल के क्या करना है मैं डिफाइन करूंगा। लॉगिन फंक्शन शुड बी जेनेरिक। जब भी इसे यूजर नेम पासवर्ड मिले, या ये ट्रू रिटर्न करे या ये, अगर वो यूजर एग्जिस्ट कर रहा है तो ट्रू रिटर्न करे, अगर नहीं कर रहा तो यहां मैं क्या करूं कि अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है, यानी यूजर नेम यासिर के बराबर है और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 के बराबर है, तो क्या कर दो, एल्स क्या कर दो। एक फंक्शन एक वक्त में एक ही वैल्यू रिटर्न करता है। तो आपको पता है कि इफ एल्स में या इफ चलता है या एल्स चलता है, दोनों नहीं चलते, अल्टीमेटली तो एक ही वैल्यू रिटर्न होगी ना। अब जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, ये इतना जेनेरिक है कि कोई कहानी नहीं सुनाएगा, ये कहेगा या यस या नो। अब इधर देखिएगा, मैंने लॉगिन का फंक्शन कॉल किया, फंक्शन में क्या दिया, एसडीआर यासिर और 1 2 3 4 पास, ये गलत है या यूजर नेम पासवर्ड गलत है सही है, गलत है, तो क्या रिटर्न करेगा, फंक्शन को कॉल किया लेकिन आउटपुट कब दिखाएगा, जब कंसोल करेंगे। कॉल करने में ये रिटर्न करके ये ट्रू या फॉल्स वैल्यू इस पूरे में दे देगा, ये एक वेरिएबल बन जाएगा। बात समझ नहीं है ऊपर वाला काम। तो मैं यहां पे ऐसे कंसोल करूंगा, डॉट लॉग। मेरे ख्याल में इतनी लंबी डिस्कशन मैंने आज तक फंक्शंस के बारे में किसी को नहीं पढ़ाई, तो अब मेरे ख्याल में आपको इसकी जिम्मेदारी के साथ, फॉल्स क्यों, यूजर नेम पासवर्ड गलत है। अगर मैं पासवर्ड यूजर नेम सही दे दूं, तो अभी इतना जेनेरिक फंक्शन बन चुका है कि इट इज गिविंग मी ईदर ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन दी ऑथेंटिकेशन। कि ये जी हमने एक फंक्शन कॉल किया, उसको हमने यूजर नेम और पासवर्ड दिया। अब रजिस्ट्रेशन का अगर फंक्शन हो तो उसे हम 5 या 6 इनपुट्स दे सकते हैं, यूजर नेम ईमेल पासवर्ड। तो उसकी केस में स्टेटस ये चेक हो सकता है कि वो रिटर्न करे कि अगर ये यूजर डेटाबेस में सेव हो चुका है तो ट्रू रिटर्न करो, सेव नहीं हुआ तो फॉल्स रिटर्न करो। फॉल्स का मतलब जी सम एरर इन द नेटवर्क, सम एरर इन द ईमेल और पासवर्ड और व्हाटसोएवर, बट दैट इज द थिंग बेसिकली, दिस इज फंक्शन। समझ आ गई बात। अब ये जितने फंक्शंस हम लिखते हैं ना, इनको अभी तक हमने यहां मैन्युअली कॉल किया है, मतलब मैन्युअली से मतलब यहां लिखा नीचे कॉल कर दिया और हम सारा कुछ इधर ही देख रहे हैं। अब जरा इसको डॉम के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं फंक्शंस को जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, डॉम के साथ मतलब यहां बटन बनाओ, मैं उस बटन पे क्लिक करूं तो फिर ये काम हो सारा। समझ आई बात। डॉम वही है ना जो चीज ब्राउजर में दिखती है हमें, डॉक्यूमेंट। अच्छा एनीवेज, मैंने ये लॉगिन का फंक्शन यहां बनाया और मैं यहां पे
एक बटन बना देता हूं HTML में आके ऊपर, लाइक मैं सारा फोटोशॉप हटा देता हूं, फिलहाल मैं बॉडी में ही सारा काम करता हूं, ताकि बटन और ऐड बन गया बटन। अच्छा, जावास्क्रिप्ट इज एन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। अभी तक हम वनीला जेएस पढ़ रहे हैं। एक फीचर हमने पढ़ना चाहा ES6 का, लेकिन हम रुक गए बिकॉज वी वर लिमिटेड टू बेसिकली कॉन्सेप्ट्स। हमारे कॉन्सेप्ट्स अभी शॉर्ट थे थोड़े से फंक्शन वगैरह के मुतालिक, और अभी तो पूरे हो गए होपफुली के फंक्शन। जावास्क्रिप्ट इज एन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या होता है और इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट ड्रिवन तो बाद में समझ आएगा, पहले समझ आ जाए इवेंट क्या होता है। जावास्क्रिप्ट में किसी भी वेब पेज पे कोई भी हैपनिंग होती है तो उसे हम एक इवेंट बोलते हैं। मिसाल हैपनिंग क्या हो सकती है? मैंने क्लिक किया, ये क्लिक कर रहा हूं, कुछ भी नहीं हो रहा ना, लेकिन मैं इवेंट परफॉर्म कर रहा हूं। उस इवेंट के अगेंस्ट हो कुछ नहीं रहा, लेकिन मैं इवेंट परफॉर्म कर रहा हूं। ये माउस का राइट क्लिक है, ये लेफ्ट क्लिक है, ये स्क्रॉल अप है, ये स्क्रॉल डाउन है, ये माउस ड्रैग है, ये क्लिक एंड ड्रैग है। या मैंने छोड़ दिया, खैर काम खराब हो गया, क्या हो गया? अच्छा ठीक है, ये क्लिक और ड्रैग है, ये बटन के ऊपर क्लिक है, ये बटन के ऊपर राइट क्लिक है, ये डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक है। अगर खाली स्पेस पे छोड़ेंगे तो किस पे क्लिक कर रहे हैं हम? डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट है ना, खाली व्हाइट स्पेस। तो इसका मतलब कीबोर्ड पे की प्रेस किया वो एक इवेंट है, की को रिलीज किया वो क्या है? जावास्क्रिप्ट इज एन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। ये तमाम के तमाम इवेंट्स जो हम परफॉर्म करते हैं, इन इवेंट के अगेंस्ट हम कोई फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं अपनी मर्जी का। सर इवेंट के फंक्शन है, इवेंट कैसे फंक्शन हुआ? फंक्शन तो खास खास परफॉर्म कर रहा है, इसको पॉइंट किया तो इवेंट क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है? यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो मतलब कुछ करेगा, तो मतलब ये कुछ करेगा। जब कुछ करेगा, जो करेगा वो फंक्शन होगा ना, इवेंट तो कुछ नहीं कर रहा। इवेंट ट्रिगर करता है। जी एग्जैक्टली। मिसाल के तौर पे पिस्तौल का बटन आपने दबाया ना, तो जो अंदर काम हुआ वो ट्रिगर होने के बाद हुआ। ठीक है, इवेंट सिर्फ समझेंगे सिग्नल देता है, इवेंट फंक्शन नहीं है। ये बात समझ आ गई जी? अगर मुझे ये साबित कर दें कि इवेंट कुछ कर रहा है, तो मैं अभी देखो ना, ये इवेंट हो रहा है, क्लिक कर रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन इवेंट अकर हो रहा है। बात समझ आ गई? तो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग में इवेंट का मतलब ये है कि आप, अच्छा दो तरह के इवेंट्स होते हैं, इवेंट दो तरह से ज्यादा भी होते हैं, बेसिकली दो तरह के इवेंट्स होते हैं, माउस इवेंट्स और कीबोर्ड इवेंट्स। तो और भी होते हैं, मैं फिलहाल इन दो बेसिक्स की बात करूं। माउस इवेंट्स क्या होते हैं? दोज इवेंट्स दैट आर एसोसिएटेड विद दिस माउस, दैट आर सपोज टू बी इमिटेड बाय द माउस। क्लिक है, डबल क्लिक है, स्क्रॉल व्हील अप, स्क्रॉल डाउन, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, ये माउस ड्रैग, माउस ड्रॉप, माउस ओवर, माउस लीव, ये सारे के सारे क्या है? माउस इवेंट्स है। कीबोर्ड इवेंट्स क्या है? की प्रेस हुआ, की रिलीज हुआ, और क्या हो सकता है? सर ये कह सकते हैं ना कि हम मतलब इवेंट तब जनरेट होता है जब कोई भी इनपुट दी जाती है। Yes, sir. ऑब्वियसली उसका जरूरी नहीं है कि आउटपुट आए या ना आए, लेकिन इवेंट तो अगर हो गया। इवेंट अकर हो गया, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। सो अब हम इन इवेंट्स को कैप्चर करते हैं और कैप्चर करके उनको किसी फंक्शन के साथ एसोसिएट कर देते हैं, लिंक कर देते हैं। Yes, sir. समझ आई बात? तो दो चीजें अभी तक आपने ध्यान रखनी है। एक है इवेंट, आपने कोई भी इवेंट अकर किया, क्लिक किया। एक चीज होती है इवेंट हैंडलर या इवेंट लिसनर। अच्छा, जब इवेंट अकर हुआ, कोई भी इवेंट अकर हुआ, तो उसको सबसे पहले क्या करना है? किसी ने लिसन करना है। सबसे पहले क्या करना है? जब हम लिसन करेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि इवेंट हुआ है। अब गली में कितना कुछ हो रहा है, हमें परवाह ही नहीं, Yes, sir. ठीक है। लेकिन जब हम लिसन करेंगे, हम इंटरेस्ट शो करेंगे किसी इवेंट के होने में, तो तब हमें वो सुनाई भी देगा, तब हम उसके अगेंस्ट कोई एक्शन भी कर सकते हैं, कोई रिस्पांस भी दे सकते हैं। अदरवाइज जो बेशुमार इवेंट्स परफॉर्म हो रहे हैं, हम इन इवेंट्स को लिसन ही नहीं कर रहे, होते रहे, Yes. हमारी बला जाने, हमारा कंसर्न ही नहीं है। तो इसी तरह जावास्क्रिप्ट, HTML में बेशुमार एलिमेंट्स होंगे और बेशुमार इवेंट्स अकर हो रहे होंगे, लेकिन जिस इवेंट को जो एलिमेंट लिसन करेगा वो उसी के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करेगा, अदरवाइज रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अब जितने इवेंट्स परफॉर्म हो रहे हैं, हम किसी को लिसन ही नहीं कर रहे और रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, हो रहे हैं तो हो रहे हैं, लेकिन जिस बंदे से
रिलेटेड कोई इवेंट अगर हो रहा है तो वो रिस्पॉन्ड भी कर रहा होगा, और बाहर किसी को गाली दे रहा है तेरी ऐसी की तैसी, हमें सुनाई दी है, हमें सुनाई दी है, हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया, ठीक है, या यूं समझ लो कि हमें सुनाई नहीं दी, लेकिन जिसको सुनाई दी है उसने फिर लिसन भी किया और उसने फिर जवाब भी दिए। दैट्स इट। एनीवेज, सो सबसे पहले हमने क्या करना है बेटा, इवेंट को लिसन करना होता है। तो इवेंट लिसन करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इवेंट किस पे परफॉर्म हो रहा है, इस बटन पे परफॉर्म हो रहा है। अगर मैं इस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूं तो इवेंट किस पे परफॉर्म हो रहा है, डॉक्यूमेंट पे परफॉर्म हो रहा है। तो मैं लिसन करूंगा सबसे पहले, और लिसन करने के लिए क्या करूंगा, मैं यहां पे दो तरीके होते हैं। पहला तरीका यह कि यहीं पे लिसन कर ले। कैसे लिसन करेंगे, ऑन से। जब भी आप ऑन लिखेंगे ना किसी भी टैग के अंदर, तो आपके पास ये ऑन अबाउट, ऑन ब्लर, ऑन कैन प्ले, ऑन कैन चेंज, नॉर्मली इवेंट लिसनर्स या इवेंट हैंडलर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, ऑन से स्टार्ट होते हैं। तो मैंने कहा जी ऑन क्लिक, मैं किस इवेंट को लिसन करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे इवेंट हो सकते हैं ना, क्लिक इवेंट हो सकता है, डबल क्लिक इवेंट हो सकता है, माउस ओवर हो सकता है, माउस। तो मैं किस इवेंट को लिसन करना चाहता हूं। अब मैंने क्या किया, एक इवेंट लिसनर को एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर दिए। और कौन से इवेंट लिसनर को एसोसिएट किया, ऑन क्लिक। इसका मतलब यह है कि ये बटन सिर्फ एक इवेंट को लिसन करेगा। कौन से को, क्लिक। नॉर्मली कौन सा, क्लिक, ये वाला समझा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट क्लिक। राइट क्लिक को अभी भी लिसन नहीं करेगा, माउस ड्रैग को अभी भी लिसन नहीं करेगा, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन को अभी भी लिसन नहीं करेगा। वो तब लिसन करेगा जब उसका लिसनर इसके साथ एसोसिएट करेंगे। ये आसान हो जाए तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने एक इवेंट लिसनर को या इवेंट हैंडलर को एक बटन के साथ एसोसिएट कर दिया। अब ये इवेंट लिसन करेगा, लिसन कर रहा है, लेकिन ये लिसनिंग पे एक्शन कोई परफॉर्म, तो हम एक्शन क्या परफॉर्म करना चाहिए इसको, जो हम यहां पे डिफाइन करेंगे। तो पहले जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन देके देख लेते हैं, अलर्ट, कि ये चलता है या नहीं चलता। यानी उसके इवेंट को लिसन किया इसने, लिसन करके जो काम परफॉर्म करना है वो इसको डेलीगेट कर दिया उसने, राइट साइड पे जो भी फंक्शन है। तो अभी मैंने अलर्ट लिखा, अब जब मैं इसको क्लिक करूंगा इवेंट लिसन भी हो रहा है और उस इवेंट के अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्ड भी हो रहा है। सर ये अलर्ट ब्लॉकिंग स्टेटमेंट जी ब्लॉकिंग है। तो ये ग्रुप में वो कर्सर को ब्लिंक तो नहीं कर रहा है। ब्लॉकिंग तब है जब आप कोड की सीक्वेंस में लिख दें इसको, किसी इवेंट के साथ लिख दें तो फिर भी नहीं। जब कोड के सीक्वेंस का मतलब यह है कि आपकी 100 लाइनें लिखी हुई हैं, 10वीं लाइन पे अलर्ट आ गया, वो वहीं ब्लॉक किए रखेगा उसको, ठीक है। लेकिन आपने जब उसको स्पेसिफिक किसी फंक्शन के अंदर रखा तो वो सिर्फ फंक्शन की कॉल के वक्त तक ही रोकेगा उसको, बाकी तो नहीं। तो राइट नाउ अगर हम इसको अलर्ट करके कि व्यू मोड किसी एरिया पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो वो गायब हो जाएगा वहां से। नहीं, वहां से क्यों गायब होगा, जब तक उसके ऊपर क्लिक, उसके बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तभी गायब होगा। अगर अलर्ट को मैं इस फॉर एग्जाम्पल इस फंक्शन के अंदर 15 लाइनें हैं, मैं इस फंक्शन की 7वीं लाइन पे अलर्ट लिख देता हूं और उस बटन पे फंक्शन को कॉल करता हूं, वो पहली 14 लाइनें एग्जीक्यूट करेगा, 15वीं पे अलर्ट होगा, वहीं रोके रखेगा उसको। ये फंक्शन कंट्रोल रिटर्न ही नहीं करेगा। ब्लॉकिंग का ये मतलब है। एनीवेज, इसका मतलब, अच्छा ये मैंने फंक्शन पहले क्या किया, इवेंट अकर हुआ, अकर तो बाय डिफॉल्ट होता है, उसको मैंने लिसन किया, लिसन करके कोई टास्क, किसी टास्क को, अब मैं क्या करता हूं, ये तो क्या था, बिल्ट इन फंक्शन था, ये क्या था, मैं इसे कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन देता हूं, और यूजर डिफाइंड फंक्शन मेरे पास इस वक्त कौन सा लिखा हुआ है, ऐड का लिखा हुआ है। अब अगर मैं यहां पे देखूं तो ऐड में 2 पैरामीटर्स चाहिए। मैं अगर, अच्छा मैं इस ऐड को अब यहां नहीं कॉल कर रहा, और यहां हम नॉर्मली कॉल ही नहीं करते जावास्क्रिप्ट में, अभी तक तो हम सीख रहे थे तभी ये देख रहे हैं, कॉल हम इधर ही करते हैं रियल टाइम पर्पस। मैंने ऐड दिया, अब ये क्या देगा मुझे, लेट्स सी। आउटपुट देखने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें ओपन करना ही पड़ेगा। नथिंग, ठीक है, लेकिन नथिंग इसलिए
कि ये क्या कर रहा है, फंक्शन पे कॉल जा रही है तो ये क्या कर रहा है, सिर्फ ए और बी को रिटर्न कर रहा है, उसको हम कहीं डिस्प्ले ही नहीं करवा रहे। Yes, sir. तो जो ए और बी है Yes, sir. उसको कहीं, Display कराएंगे. एक बात। दूसरी बात, अगर डिस्प्ले कराएंगे भी तो फिर भी कुछ नहीं देगा। लेट्स सी, कंसोल लॉग में डिस्प्ले करा देते हैं और अब जाते हैं जी, इसको कॉल करते हैं Not on. एन वजह, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, दो नंबर। ऐड क्या एक्सपेक्ट कर रहा है बेटा, दोनों. हम क्या दे रहे हैं, कुछ भी नहीं। तो हम यहां पे क्या दे सकते हैं, दो नंबर्स, और फिर इसको कॉल कर सकते हैं। Yes, sir. मेक इट, Yes, sir. आई एम जस्ट मूविंग फास्ट फॉरवर्ड। यहां तक बात समझ आ गई है। Yes, sir. इसका मतलब यह है कि मैंने अपने HTML को पहली दफा कनेक्ट कर लिया किसके साथ, जावास्क्रिप्ट के साथ। अब ये जो दो नंबर है, लेट सपोज इसमें मैं यहां से नहीं लेना चाहता, मैं यूजर से दो नंबर लेना चाहता हूं और फिर उन दो नंबर्स को क्या करना चाहता हूं, ऐड करना चाहता हूं। दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करें तो यहां दो टेक्स्ट बॉक्सेस बना लें। मैं जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं, होप्स हो कि अब आपको जावास्क्रिप्ट की काफी सारी बेसिक समझ आ गई हैं। तो नाउ यू कैन, इनफैक्ट यू आर गुड टू गो विद आईडी num1 है और इसको मैं देता हूं जी आईडी num2 है। मैं ये चाहता हूं, अच्छा इससे भी पहले एक चीज और देख लें। एक तरीका तो इवेंट लिसनिंग का ये है, लेकिन इससे एक नुकसान है हमें। वो नुकसान ये है कि मैं जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल को मिक्स कर रहा हूं, यानी इनलाइन जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूं। जहां एचटीएमएल है तो इनलाइन, जहां जरूरत पड़ी वहां जावास्क्रिप्ट लिख ली बीच में। दिस इज नॉट रिकमेंडेड। यानी इनलाइन जावास्क्रिप्ट जहां जरूरत पड़े तो आप लिख लें, मुझे काम करेगी, कोई मसला नहीं है, बट रिकमेंडेड अप्रोच जावास्क्रिप्ट शुड बी सेपरेट, एचटीएमएल शुड बी। तो मैं क्या करूंगा, इस इनलाइन फंक्शन को लिखने के बजाय मैं यहां पे एक आईडी दूंगा। आपको पता है हर एक एलिमेंट को आईडी और क्लास दी जा सकती है। बेसिक एचटीएमएल सीएसएस पढ़ी है ना। अच्छा चले, कोई भी एचटीएमएल का एलिमेंट है, बटन है, इनपुट है, डिव है, सेक्शन है, फुटर है, हेडर है, हर एलिमेंट को खुद आप एक एट्रीब्यूट दे सकते हैं आईडी, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। क्यों, मिसाल के तौर पे यहां 4 बटन है। अब आपको जावास्क्रिप्ट में किसी एक बटन को एक्सेस करना है, कैसे करेंगे, टैग के नेम से कर सकते हैं, लेकिन इस सारों का टैग नेम डिफरेंट सेम है। तो हम टैग नेम से इसको एक्सेस करेंगे तो क्या सारे बटन कॉल हो जाएंगे, हमें तो एक कॉल करना है। तो हम एचटीएमएल के किसी भी एट्रीब्यूट को अपनी मर्जी से आईडी दे सकते हैं। यानी हम सिंपली आईडी करते हैं और इसको हम कह देते हैं btn1। अब अगर सारे बटन को आईडी दे दें, आईडी नॉर्मली यूनिक होती है। एक आईडी जो एक बटन को दे दे, किसी भी एलिमेंट को एक आईडी दे दे, उस पूरे पेज को, वो आईडी दोबारा किसी दूसरे पेज को आप नहीं दे सकते, नहीं देंगे इनफैक्ट। ठीक है, btn2 दे देते हैं, उसको कुछ भी दे दें अपनी मर्जी से, आईडी का आपकी चॉइस है। क्यों देते हैं, ताकि उसको हम आइडेंटिफाई कर सके। btn3 तो फिर तुम पुत्र आदि हो गया इंसान, जल्दी रिएक्ट पे पहुंचाओ। मेरी रिएक्ट पे नहीं पहुंचावा, तुझे ये चीजें जरूरी है, मैंडेटरी है, इसके बगैर नहीं चल सकते आगे रिएक्ट में। मैं आपसे ज्यादा जल्दी में कसम है, मैं मुझे 4 महीने में मुकाना है, मुझे पता कैसे मुकेगा। सो btn4, लेकिन साथ ही मेक श्योर भी करना है कि आपके जहन में सब चीजें बैठे और प्रॉपर समझ भी आए, खाली पढ़ने नहीं होता। btn5, अब ये सारे बटन्स डिफरेंट है ना एक दूसरे से, क्योंकि सबकी आईडी डिफरेंट है। भाई आप सारे हम ह्यूमन बीइंग है ना, हमें डिफरेंस कैसे होगा, नाम से हो सकता है, लेकिन एक ही नाम के 2 बंदे हो सकते हैं। हो सकता है मेरा नाम यासिर है, 3 बंदों और का नाम यासिर होगा, तो नाम तो सही तरीका नहीं है। तो क्या तरीका है, शनाख्ती कार्ड नंबर क्यों दंदन ना डाले, बाहर बंदे की आईडी डिफरेंट हो, चलने जो भी कोई नहीं। तो ऐसे यही काम किया भाई, अगर ज्यादा एलिमेंट्स हो एक ही नाम के तो हम क्या दे दें उनको, आईडी दे दें। ठीक है सर। अब जरा ये देखें कि एक तरीका मैंने ये किया कि आप यहां ऑन क्लिक के साथ इवेंट को किसी एलिमेंट के साथ, इवेंट लिसनर को एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। अल्फाज पे गौर कीजिएगा, वी कैन एसोसिएट एनी इवेंट लिसनर टू एनी एचटीएमएल एलिमेंट।
इन द HTML इनलाइन। अब हम यही काम करेंगे यहां पे जावास्क्रिप्ट में। तो पहली चीज यह है कि जावास्क्रिप्ट में आप इस बटन को, फॉर एग्जाम्पल मैं BTN5 को गेट करना चाहता हूं, ये वाला BTN5 है, इसको मैं जावास्क्रिप्ट में गेट करना चाहता हूं। तो जावास्क्रिप्ट के बिल्ट इन फंक्शंस हैं डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, ये पूरा व्हाइट पेज। इस डॉक्यूमेंट में बहुत सारे फंक्शंस हैं, बिल्ट इन फंक्शंस। उनमें से एक फंक्शन है गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये मैंने नहीं लिखा, ये बिल्ट इन फंक्शन है। ये क्या करता है, इसको आप उस एलिमेंट की आईडी दें जिस एलिमेंट को आप गेट करना चाहते हैं। मैं किसको गेट करना चाहता हूं, BTN5 को। मैं लिखता हूं BTN5। अब जरा देखते हैं आउटपुट क्या आता है। मैं इस सारी स्टेटमेंट को सिर्फ देखने के लिए कि क्या आएगा कंसोल पे लिख देता हूं। कंसोल लॉग में मैंने क्या लिख दिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी BTN5। तो अब ये मुझे आउटपुट में क्या देगा, दे दिया उसने। अब मुझे ये वाला बटन जो है इसके साथ एक इवेंट एसोसिएट करना है। अब आपको ये पता लग गया कि आपने HTML का कोई भी एलिमेंट गेट करना है तो उसको आईडी से गेट कर सकते हैं जावा। ये तरीका है। इसको आप, अच्छा, इसको गेट करने के बाद अब इसके साथ एक इवेंट एसोसिएट करना है। पहले तो मैंने डायरेक्ट ऑन क्लिक से किया था ना, तो कैसे करेंगे, डॉट एड इवेंट लिसनर। मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूं। पहला स्टेप, आपने उस एलिमेंट तक आप पहुंचे। दूसरा स्टेप, आपने उस एलिमेंट के साथ एक इवेंट लिसनर एसोसिएट करना है, अटैच करना है। ये इवेंट लिसनर एक फंक्शन है। वैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी भी क्या था, ठीक है। डॉट एड इवेंट लिसनर, इसका मतलब यह है कि इस बटन के साथ एक इवेंट लिसनर लगा दो। अब कौन कौन से इवेंट्स हो सकते हैं, क्लिक हो सकता है, डबल क्लिक हो सकता है, राइट क्लिक हो सकता है, लेफ्ट क्लिक हो सकता है। कौन सा इवेंट अटैच करना है, ये कौन सा इवेंट लिसनर अटैच करना है, क्लिक का। ये फंक्शन एड इवेंट लिसनर हमेशा दो पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर कौन सा लेता है, इवेंट टाइप, यानी किस टाइप का इवेंट है। और दूसरा पैरामीटर क्या लेता है, एक फंक्शन। फंक्शन वो होगा जिसको क्लिक कराना है। इस क्लिक पे जो फंक्शन परफॉर्म करवाना है। आई रिपीट, पहला स्टेप, हमने क्या करना है, इवेंट को लिसन करना है। लेकिन इवेंट को लिसन करने के लिए जरूरी है कि इवेंट लिसनर को किस एलिमेंट का इवेंट लिसन करना है, और उस एलिमेंट का कौन सा। अब बटन पे क्लिक भी हो सकता है, राइट क्लिक भी हो सकता है, डबल क्लिक भी हो सकता है, माउस ओवर भी हो सकता है, माउस लीव भी हो सकता है। एक ही बटन पे सारे इवेंट्स हो सकते हैं। तो उस बटन का कौन सा इवेंट लिसन करना है भाई, ये भी तो बताना है। तो मैंने बटन एक्सेस किया, साथ में ये बताऊंगा कि कौन सा इवेंट लिसन करना है इस बटन का। इस बटन पर क्लिक हो तो उसको लिसन करो, बाकी कुछ भी होता है कुछ में लिसन करो। किसको लिसन करो, सिर्फ क्लिक को लिसन करो। जब क्लिक लिसन कर लो, ये जब क्लिक हो जाए तो क्या करो, तो ये फंक्शन कॉल कर लो, ये फंक्शन परफॉर्म कर दो। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। और जिस फंक्शन का नाम ना हो उसे हम क्या कहते हैं, तो इस फंक्शन का कोई नाम है, दिस इज कॉल्ड एनोनिमस फंक्शन। आखिरी बात आज के लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए शुरू किया था, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास कर देना। ये मैं क्या कर रहा हूं, ये फंक्शन है ना, और ये दूसरे फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास हो रहा है, पता है। यानी एक एड इवेंट लिसनर फंक्शन है, ये उसकी पैरेंथेसिस है, ये पैरेंथेसिस है, इसके अंदर ये एक और फंक्शन एज अ पैरामीटर पास हो रहा है। फंक्शन में फंक्शन एज अ पैरामीटर पास हो रहा है, दिस इज कॉल्ड कॉल बैक फंक्शन। दिस इज कॉल्ड, डेफिनेशन क्या होगी, एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन एज अ पैरामीटर पास हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉल बैक फंक्शन। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन का मतलब ये होता है कि इस फंक्शन को कॉल नहीं करना,
कॉल बैक का मतलब क्या है? कॉल मी बैक, मैं बिजी हूं, आप मुझे कॉल करते हैं तो मैं आपको कहता हूं कॉल मी बैक, अभी नहीं कर सकता। तो कॉल बैक का मतलब क्या होता है? नॉर्मली ये कॉल नहीं होता, ये इंतजार करता है। कॉल बैक फंक्शन वेट्स फॉर इट्स एग्जीक्यूशन फॉर समथिंग एल्स टू हैपन। आई रिपीट, कॉल बैक फंक्शन वेट्स फॉर इट्स एग्जीक्यूशन फॉर समथिंग एल्स टू हैपन। कॉल बैक फंक्शन इंतजार करता है कि मैं तब एग्जीक्यूट होऊंगा जब कोई और काम परफॉर्म होगा, यानी इट डिपेंड्स, इट इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स। अब ये किसका वेट करेगा? जो क्लिक का। क्लिक का, ये किसका वेट करेगा? क्लिक का, तो कॉल बैक फंक्शन डजंट एग्जीक्यूट बाय इटसेल्फ, रादर इट डिपेंड्स ऑन सम अदर हैपनिंग्स। दो चीजें मैंने कॉल बैक के बारे में नहीं बताया। पहली चीज, कॉल बैक होता क्या है? आज के लेक्चर में मैं आपको कहूं कि अगर सारा कुछ करना करें ना आज के लेक्चर में, कॉल बैक लाजमी करें। पूरी की पूरी रिएक्ट, बेटा सिर्फ रिएक्ट नहीं, जावास्क्रिप्ट की जितनी प्रोग्रामिंग आप करेंगे वो कॉल बैक्स पर डिपेंड कर रही है। कॉल बैक्स, प्रोमिसेस, एसिंक अवेट, और उन सारी चीजों को समझने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है कॉल बैक। इसलिए मैं इस पर इतना जोर दे रहा हूं, हालांकि मुझे पता है 1.5 घंटा हो गया आज की क्लास में। कॉल बैक doesn't execute by itself, it waits for something to happen. When that something happens, it gets executed. और call back होता क्या है? The function which is passed as a parameter to the other function. Add event listener एक फंक्शन था और मैंने ये anonymous फंक्शन को as a callback फंक्शन उसको पास कर दिया। ये बार बार रिकॉर्डिंग सुनिएगा और इन्हीं टर्मिनोलॉजीज के साथ और इन्हीं अल्फाज के साथ वापस आइएगा अगली दफा, बहुत अच्छे से समझ आएगा सब कुछ। एनीवे, अब मैं चाहता हूं कि वो जब क्लिक हो तो वो एक्शन जो परफॉर्म करवाना है वो क्या हो, वो मैं फिर कर देता हूं जी, कंसोल लॉग। अब जरा देखता हूं, अगर इफ एवरीथिंग गोज वेल इट वुड शो अ मैसेज हेलो on the console. So इस पे किया, क्यों नहीं हुआ कुछ? क्योंकि इस पे लिसनर नहीं लगा हुआ। yes, sir. इस पे किया, कुछ नहीं हुआ, क्यों? Listener- वही कहा था, बाहर बेशक जितने मर्जी इवेंट्स होते रहे, जब तक हम लिसन नहीं करेंगे तो हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। इसने भी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, क्योंकि इस पे लिसनर नहीं लगा हुआ। इसने भी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, क्यों? listener- It does respond, and it did respond. Why? Because this is the one with which we've associated a event. Listener, sorry, you are right. We have associated a event listener. और उस event listener को फिर हमने क्या दिया था? एक call back, कि जब भी ये event occur हो तब call back को ट्रिगर करो, ये कॉल करो। अब आप इस बटन के क्लिक पे जितनी मर्जी बड़ी रॉकेट साइंस मार लें, जितना मर्जी बड़ा कोड लिख लें, और वो सारा का सारा कोड वेट करेगा किसका? एक click का, क्लिक का। किस पे क्लिक का? जिसके साथ ही एसोसिएटेड है। yes, sir. सो टुडेज लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसको हम ये देखें, एक ऑब्जेक्ट है डॉक्यूमेंट, इसके बाद एक इसके ऊपर एक फंक्शन कॉल हुआ है, उसके ऊपर फिर एक फंक्शन कॉल हुआ है, इसको हम मेथड चेनिंग कहते हैं। Got it? चेनिंग, चेनिंग, चेंजिंग और चेंजिंग चेनिंग, चेन बन रही है ना। एक मेथड है, मैं बार बार फंक्शन का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, हालांकि मैं कल बताया था कि मैं मेथड का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। मेथड चेनिंग, यानी देखिए चेन बन रही है ना, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर पहला मेथड कॉल हो रहा है, उसके साथ ही दूसरा मेथड, अब मुमकिन है कि इसके साथ तीसरा भी हो जाए, चौथा भी हो जाए, पांचवा भी हो जाए, छठा भी हो जाए। तो ये बेसिकली डॉट डॉट के साथ आप मेथड कॉल करते जाएंगे तो हम क्या बोलते हैं? ये चेनिंग होती जाएगी। बट द की कॉन्सेप्ट इज बेटा कॉल बैक। व्हाट इज कॉल बैक? अब जाके मैं रिकमेंड करूंगा कि थ्योरी पढ़ेंगे ना कॉल बैक की, गूगल कीजिएगा व्हाट इज कॉल बैक, तो आपको समझ आएगी। इससे पहले आप थ्योरी पढ़ते हैं, गूगल करते कॉल बैक तो ना समझ आती, क्योंकि अब आपने प्रैक्टिकल देख लिया तो आई हाईली रिकमेंड कि आप कॉल बैक की थोड़ी सी थ्योरी भी देख लें बेटा, और फिर नेक्स्ट टाइम जब आप आए तो आप इस कॉल बैक के साथ आए।
मैं आज भी पूरी कोशिश के बावजूद रिएक्ट तक ना पहुंच सका, जिसके लिए मैं पेश की बात रखा हूं, लेकिन आई बिलीव कि आपको शायद थोड़ी बहुत समझ आ रही हो कि यार व्हाई दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। सर एक क्वेश्चन का सर जो रिएक्ट में HTML में जो केसेस यूज होंगी, बिल्कुल ये तो हम उसको कितने % तक कवर कर लें कि जो हमें मुश्किल ना हो? ऐसा मतलब जितना गुड़ पाओगे ना उतना मीठा होगा। आई वुड रिकमेंड कि जितना कर सकते हो करो HTML चीजें, बल्कि मैं ये कहूंगी कि जब तक हम रिएक्ट तक नहीं पहुंचे ना, तो आप अपनी ज्यादा प्रैक्टिस का रुझान ही उन पर रखें HTML चीजें। मैं ये भी कहूंगा कि अगर आप पूरा एक कोर्स सेपरेट HTML CSS करें, ये भी कम होगा। रिएक्ट तो आपको सिर्फ रेंडरिंग देगी, अंडरलाइन तो HTML CSS देंगे। रिएक्ट की पावर तो कुछ और है, HTML CSS की पावर कुछ और है, ठीक है ना। anyway, आखिरी चीज हो गई हमारी। अब जरा देखते हैं भाई, हमारा इस कोड को हमें अगर गेट करना हो तो मैं क्या करूंगा, मेरी यही डायरेक्टरी या यही फोल्डर सिंक है ऑलरेडी, कल मैं करके गया था किसके साथ, गेट के साथ, ठीक। मैं इतना एनर्जेटिक होकर पढ़ा रहा हूं, तो मैं सपोज करता हूं कि आप उतना एनर्जेटिक होकर इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। शायद मेरी आवाज से, मेरी पेस से, मेरी टोन से, मेरे बालों से, मेरी होली से लग रहा होगा कि मैंने शायद मुंह भी नहीं धोया, लेकिन मैं जोर कितना लगा रहा हूं। ठीक है, नाश्ता भी नहीं किया ऑनेस्टली सुबह, तो सर मैंने भी नहीं किया, लेकिन इसका कुछ फायदा आप मुझे देंगे प्लीज, ठीक है। एनीवे, अब देखिए जरा, तो एक बात गौर से सुनिएगा। करंटली गिट हब पे बाय डिफॉल्ट मास्टर ब्रांच होती है। क्या होती है? ब्रांच का मतलब आप जो समझिए कि एक मेन फोल्डर होता है, इस मेन फोल्डर के अंदर सब फोल्डर भी बन सकते हैं। तो मास्टर ब्रांच क्या है? एक मेन फोल्डर समझ लें आप। तो करंटली हम जो कुछ भी पुश करेंगे वो किधर जाएगा? मास्टर ब्रांच में जाएगा। अभी कल जो हमने किया वो किधर गया? मास्टर ब्रांच। अब हम ये चाहते हैं कि हम डेली का कोड अलग फोल्डर में रखें, मिक्स ना हो, ताकि किसी दिन भी आपको किसी भी दिन के लेक्चर का कंटेंट चाहिए तो आप उस ब्रांच में जाएं और वो उठा लें। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे एक नया फोल्डर बनाऊंगा जिसको गिट की जुबान में ब्रांच कहते हैं। मैं क्या करूंगा जी, गिट ब्रांच, और उस ब्रांच को नाम दूंगा, आज का नाम, आज की डेट का नाम दे देते हैं। आज की डेट क्या है फॉर एग्जांपल? 23। सो 23/1/2022 ये एक ब्रांच बन गया। और कोई एरर ना दे तो क्या बन जाती है? ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूं कि मेरे पास कितनी ब्रांचेस हैं। गिट ब्रांच -a, -a का मतलब जितनी ब्रांचेस हैं सारों को क्या कर दो, लिस्ट कर दो। इन कमांड्स को लिख लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आप कल होगा पूछेंगे वो क्या थी जी जिसपे आप ब्रांच बनाते थे। तो अभी लिखने दो रिकॉर्डिंग हो गई है, लिखने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। नहीं ब्रांच नहीं, मैं शक्ल ना देखो, लिख लो यार, वो आगे बंदो। गिट ब्रांच -a, ट्रस्ट मी, मैंने ये सीखी है कुछ 600 दफा मैंने ये देख देख के किए, तो फिर जुबानी याद हो गई है। इसको देख के करने में कोई हर्ज नहीं है, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। इसको लिखें और देख के करें जब भी नई ब्रांच बनाए। गिट ब्रांच और फिर ब्रांच का नाम दे, ब्रांच बन जाएगी। फिर आप देखना चाहते हैं कितनी ब्रांचेस हैं, तो ये गिट ब्रांच -a, वो आपको नजर आ जाएगा। देखिए एक मास्टर ब्रांच और इसके पीछे पड़ा हुआ स्टैरिक, इसका मतलब मैं अभी किस में मौजूद हूं? मास्टर ब्रांच के अंदर मौजूद हूं। अब मैं ये कोड जो आज लिखा है ये किस में डालना चाहता हूं? 23/1/2022 में। तो मैं अब ब्रांच में स्विच करूंगा, मास्टर ब्रांच से किस ब्रांच में स्विच करूंगा? आज की ब्रांच में स्विच करूंगा, ठीक। तो मैं क्या लिखूंगा? गिट चेकआउट, करंट ब्रांच जिस जो कैसे पता लगेगा? ये ऊपर स्टैरिक लिखा हुआ है, इस ब्रांच से मैं चेकआउट होना चाहता हूं। जाना किधर चाहता हूं? समझ आ गई बात? क्या लिखा हुआ है? स्विच टू ब्रांच दिस, स्विच हो गया। साबित प्रूफ लेना चाहता हूं, गिट ब्रांच -a। अब स्टार किस पे लगा हुआ? 23/1/2022। इसका मतलब अभी जो मैंने ब्रांच बनाई है मैं उसमें स्विच कर गया हूं।
अब जो मैं कमांड्स लिखूंगा ना, अभी ये देखिए, ये साथ में ये क्या आ गया, पहले किधर था, मास्टर पे था, अब किधर आ गया 23 122 पे। अब मैं यहां लिखूंगा वही 3 कमांड्स, गिट एड दिस, फिर क्या लिखूंगा, गिट कमिट -m, आज क्या पढ़ा, मेन टॉपिक इवेंट्स एंड इवेंट्स लिसनर्स, हो गया। फिर तीसरी कमांड कौन सी है, पुश, गिट एड गिट कमिट, तीसरी कौन सी है, गिट पुश। ये अगर गिट पुश में ये आया ना, फैटल, द करंट ब्रांच हैज नो अपस्ट्रीम ब्रांच, टू पुश द करंट ब्रांच एंड सेट द रिमोट एज अपस्ट्रीम यूज दिस, तो मैं इसको एज इट इज कॉपी करता हूं, पेस्ट करता हूं। वैसे मैं ये सारे प्रैक्टिसेस कर रहा हूं, इसको बेशक आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको करें तो यू वुड बिकम हाईली प्रोफेशनल फ्रॉम डे 1, ये मैं बता रहा हूं आपको, बाकी आपकी चॉइस है। पुश होगी, अब जरा देखते हैं कि पुश होके यहां आई या नहीं आई। सो लेट मी चेक, पुश दिस, तो यहां 2 ब्रांचेस बन गई, 23 1 2022 और एक मास्टर। अगर आप मास्टर में जाएंगे, ये क्या कह रहा है, हैज रीसेंट पुशेस लेस देन मिनट अगो, ठीक है, ये वार्निंग देगा अभी अभी आपने पुश किया कुछ। आप इस पे आए, अब वो जो पुराना कोड है ना, वो वही पड़ा हुआ जो कल तक का काम था, उसी से आगे जो आज शुरू हुआ वो नई ब्रांच में होगा। अब जो हम नेक्स्ट वीक जितना काम करेंगे उसको किस में पुश करेंगे, एक नई ब्रांच में। नेक्स्ट वीक के अगले दिन जितना काम करेंगे उसमें क्या किधर पुश करेंगे। फिर एंड पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, पुशेस को मर्ज करना मेन स्ट्रीम में, दैट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बट दैट इज समथिंग वी विल टॉक अबाउट लेटर। इसको हम देखते हैं, हमारी चेंजेस, ये देखें ये सारी चेंजेस आई हैं ना, ये आज की ब्रांच में ये सारी चेंजेस आज वाली हैं, और अगर आप कल की ब्रांच में देखेंगे मास्टर ब्रांच में, तो ये आज वाली जो हमने चेंजेस ऐड किए, बटन शटन ये सारा कुछ भी नहीं है उसमें, वो कल वाली सारी चीज पड़ी हुई। सो दिस इज द प्रोफेशनल वे थ्रू विच वी विल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट। अच्छा, रीड एमडी का एक मिनट ले लें, एक कमांड रीड एमडी की बता देते। रीड एमडी का मतलब ये है कि अब जरा देखें, मैं इसी 23 में हूं ना, तो मैं रीड एमडी में क्या करूंगा, मैंने रीड एमडी में ये रीड मी है ना, इसमें मैंने लिखा हैश और मैंने लिखा इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। अब जरा गौर से सुनिएगा, मैंने सिर्फ हैश के साथ जो कुछ भी लिखा ये यहां आके हेडिंग बन जाएगी। अभी तक मेरी डॉक्यूमेंटेशन में यहां कुछ नहीं शो हो रहा, ये नीचे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने सिर्फ रीड एमडी को खोला और उसमें सिर्फ हैश दिया, और हैश में क्या लिखा, इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। मैं इसमें करूंगा जी गिट एड दिस, गिट कमिट, क्या चेंज की, रीड में ना, सर हम कमेंट किया तो गया नहीं, पुश कर दे तो मतलब कमेंट तो मैंडेटरी तो नहीं है ना। मैं बताता हूं, हो गया जी, गिट पुश। मेन कमांड आपने देखी होंगी, मैं 3 ही लगा रहा हूं, गिट एड गिट कमिट गिट पुश, ये भी हो गया जी। अब यहां वापस आए, ये खाली जगह ना, मैंने पुश किस में किया, 23 वाली ब्रांच में, इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। ये किस लिए, रीडमी डॉक्यूमेंटेशन के लिए। जब आप प्रोफेशनल काम करते हैं ना, तो आपको साथ में यूजर मैनुअल बनाना पड़ता है, तो आप यूजर मैनुअल इतना तरद्दुद नहीं करते, आप नॉर्मली, अब देखें रीडमी आ गया एक, अगर आप इसकी सब हेडिंग चाहिए, यानी आज की ब्रांच में हमने क्या किया, हम साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, आज की ब्रांच में हमने क्या किया, 2 हैश लगा दें। आज हमने क्या क्या काम किया, इवेंट हैंडलिंग इन वनीला जेएस। अब ये 2 हेडिंग्स हैं। अब जरा देखिएगा, इसको देखिएगा, मैं किस ब्रांच में मौजूद हूं, 23। इसको मैं क्या करूंगा, गिट एड दिस, गिट कमिट
माइनस m एडेड अ सब हेडिंग और गिट पुश। कर दिया। अब वापस आए जी, इसी में आए जी, इवन हैंडलिंग जी। ये मेन हेडिंग, इसका साइज देखें, और सब हेडिंग इसका साइज देखें। रीडमी का ये फायदा है। अब हम नॉर्मली टेक्स्ट लिखेंगे तो वो सिंपल नॉर्मल सिंपल टेक्स्ट लिख दें। अगर आपने इसकी कंसल्टेशन करनी हो तो मेरी ही रेपो में जाके यहां देख लें, जो मैंने एक डॉक्यूमेंटेशन की है बेसिक सी ऐप की, कि भाई किस चीज में क्या, यानी क्या डालें तो हेडिंग आएगी, क्या डालेंगे तो लिंक आएगा। ये टू डू पोस्टग्रेस टाइप वगैरह में देखें, इसकी देखें मेन हेडिंग, साथ में डिस्क्रिप्शन, कंटेनिंग फोल्डर सब हेडिंग, साथ में ये फिर हाईलाइटेड बीच में करने हो तो ये पूरी की पूरी रॉकेट साइंस है, बड़े मजे की रॉकेट साइंस है। इसकी रीड एमडी मैंने ये लिखी हुई है, देखें किधर की साड़ी रीड एमडी, रॉ को देख लें, रॉ 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 रॉ, ये देखें मेन हेडिंग को मैंने एक हैश के साथ लगाया, फिर सिंपल टेक्स्ट एज इट लिखा, फिर सब हेडिंग को ये लिखा, फिर जो हाईलाइटेड वर्ड है उन्हें बैकटिक के साथ लिखा। हाईलाइटेड वर्ड दिख रहे हैं ना डब्बे में बने बैकटिक्स के साथ, फिर इस तरह से चीज होती है। ठीक है जी। सो अगेन यू आर, अगर आपको कोड चाहिए तो आप क्या करेंगे, कल वाला जो रेपो लिंक भेजा, इसी रेपो में हम सारे काम करेंगे। बार बार गेटअप की रेपो शेयर नहीं करूंगा। आपको कोड चाहिए, आप उसी रेपो में जाएं, उसकी कंसेप्टिव डेट वाइज ब्रांच में जाएं और वो कोड ले लें जाके वहां से। सो कोई सवाल आइंदा नहीं करेगा जी कोड भेज दें, मुझे कोड चाहिए, कोड इज ऑब्वियसली देयर। थैंक यू वेरी मच, और आई बिलीव दिस